नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है धूप के बाद और इसकी राइटर है सुमेरा उस्मान। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। डूबते सूरज की सुरमई किरणों में उसकी चंपई रंगत कितनी दिलकश लग रही थी। ये उदास सोगवार सा हुस्न इतना हसीन था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं था, मगर वो उदास थी। उसके पास जो पैसे थे उनमें उसका मनपसंद सूट नहीं आ सकता था और उधार उसे कोई देने को तैयार नहीं था। यहाँ से वहाँ टहलती, जब थक गई तो मुनेर के पास आकर रुक गई। अम्मी सब्ज़ी बनाने में मशगूल थी, सहर अपनी किताबों में गुम और सीमा ने सूट सिलाई कर लिया था और अब सामने फैलाए देख रही थी। वाह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने एक साथ दो सीढ़ियाँ फैलांगी और सूट उठाकर अपने साथ लगा लिया। फिर ड्रेसिंग के मुकाबिल जाकर खुद को सर तापा देखने लगी। फिरोज़ी रंग उसकी सुनहरी रंगत पर कैसा दमकने लगा था। सबा, ये क्या हरकत है। सीमा को उस पर बेहद गुस्सा आया था। कल कॉलेज के फंक्शन में यही पहन कर जाओगी, देखो कैसा जच रहा है मुझ पर। उसे सीमा के गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। ये गज़ल का सूट है और उसने मुझे सिलाई करने के लिए दिया था, तुम्हारे पहनने के लिए नहीं। सीमा ने हाथ बढ़ाकर सूट झपट लिया था। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोक कर दिखाती हो। सबा ने सूट वापस खींचा तो सीमा ने ख़राब होने के डर से फ़ौरन छोड़ दिया। इसे पता चला तो क्या होगा। सीमा की रंगत उसकी दीदा दलेरी पर मुतग़य्यर हो रही थी। कैसे पता चलेगा, तुम्हारा और मेरा कॉलेज अलग है और फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, 2 घंटे में क्या ख़राब हो जाएगा। अब वो दुपट्टा खुद पर डाले खुश हो रही थी। मैं अम्मी को बताती हूँ, तुम हो ही बदतमीज़। सीमा की आवाज़ पर फहमीदा भी आ चुकी थी। क्या तमाशा लगाया हुआ है, तुम्हारे अब्बू के आने का वक्त हो रहा है, बंद करो अपनी ये हरकतें। और सब्ज़ी बना दी है मैंने, जाकर हांडी चढ़ाओ। उन्होंने आते ही दोनों को डपटा था। मुझसे नहीं होते ये काम, हांडी चढ़ाओ, बर्तन धो, और ना ही ये झाड़ू पोंछा होता है मुझसे। उसने सूट शॉपर में डाला और ऊंचे स्टूल पर चढ़कर बैठ गई। अच्छा जी, और तुम तो जैसे किसी मिनिस्टर की बेटी हो। अम्मी को मज़ीद तप चढ़ी थी। मिनिस्टर की बेटी नहीं, लेकिन किसी आला ओहदादार की बेगम साहिबा ज़रूर बनूंगी। आंखों में खुश रंग रो पहले ख्वाबों का अक्स झुलमिलाया था। अम्मी, ये गज़ल का सूट पहनने की ज़िद कर रही है। सीमा को अपना रोना याद आया। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा। नए और पहनने हुए में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है, और फिर जिसका है वो पहने। तुम क्यों पहनोगी। कल मेरे कॉलेज में फ़ंक्शन है, या तो मैं ये सूट पहनूंगी या फिर मुझे 8,000 का सूट ला कर दे। गुस्से में उसने शॉप पर दूर उछाल दिया, जिसे फ़ौरन सीमा ने उठाकर काबू किया। 8,000 में पूरे सीज़न के सूट आ जाते हैं। अब न जाने ये किस ज़माने की बात है। उसने मुंह बसोरा। सबा, मेरा सूट पहन जाओ, सहर ने ऑफ़र की। 2,000 का सूट पहनकर मैंने दोस्तों में इंसल्ट नहीं करवानी। अब वो रूहान सी हो चुकी थी। तो बंदा अपनी औकात में रहकर काम करे। अब ये इतना भी ज़रूरी नहीं फंक्शन में जाना। अम्मी के मज़ीद डांट के बाद सब इधर उधर हो गई और वो जहाँ थी वहीं बैठी रही। उसने जो सोच लिया था उसे वहीं करना था। फंक्शन के बाद उसे आबाद पिक करने आना था। वो उसके चचा का इकलौता बेटा और उसका फियांसी भी था। बेचारा कब से गेट पर खड़ा था और उसकी दोस्तों से अलविदाई मुलाकातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। जल्दी आओ, फिर मुझे दोस्त के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए भी जाना है। तंग आकर उसने सबा के सेल फ़ोन पर मैसेज किया था, जिसे देखने के बाद बुरे बुरे मुंह बनाती वो चली ही आई थी। क्या तुम बेजार सी शक्ल बनाए मुझे लेने आ जाते हो। अब इस एजाज़ में धमाले डालने से तो रहा। उसके बैठते ही उसने बाइक स्टार्ट कर दी। घर चलने की ज़रूरत नहीं, पहले मुझे आइसक्रीम खिला कर लाओ। यार, मुझे कंबाइंड स्टडी के लिए जाना है, बताया तो था। अबाद उस नई फरमाइश पर अच्छा खासा जुज़बुज़ हुआ था। लोग तो तरसते हैं अपनी मंगेतर के साथ वक्त गुजारने के लिए, और एक तुम हो आदम बेजार। ज़रा जो तुम्हें परवाह हो। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। खाने पीने के अलावा भी तुम्हें कोई बात आती है। अब वो उसे तंग कर रहा था, लेकिन बाइक उसने आइसक्रीम पार्लर की सिमत मोड़ ली थी। आधी से ज़्यादा मेरी पॉकेट मनी तुम खा जाती हो। तुम्हें देखते ही एक नाम मेरे जहन में आता है, और वो है खर्चा। सबा ने अपने लिए 2 आइसक्रीम मंगवाई थी, जिस पर आबाद मुसलसल उसे छेड़े जा रहा था, मगर उसका ध्यान आबाद की बातों से ज़्यादा सामने वाली मेज़ पर था, जहाँ गज़ल अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी और ना सिर्फ उसे देख चुकी थी बल्कि अपना सूट भी देख चुकी थी, जो सबा ने रात ही सीमा के बक्से से निकाल कर अपने बैग में रख लिया था। और फिर वो चचा के घर आकर तैयार हुई थी। गज़ल ने उसे
अनदेखा कर दिया। लेकिन इस बौखलाहट में आइसक्रीम दामन पर गिर गई, चॉकलेट के दाग भी लग गए। वापसी में बात चाहता ही रहा मगर उसे चुप लग गई। वो समझा उसकी किसी बात पर खफा हो चुकी है। चचा के घर जाने के बजाय वो सीधा घर आई थी। सीमा ने उसे वो सूट पहने देखा तो मारे सदमे के उसका बुरा हाल हो गया। उस पर चॉकलेट के दाग, तो अब उसे वॉश भी करना पड़ेगा। अम्मी देखा आपने, अगर अभी वो अपना सूट लेने आ गई तो मैं क्या कहूँगी। सीमा रोने लगी। सबा अपनी जगह चोर सी बन गई। जाकर खामोशी से लिबास तब्दील कर लिया। अम्मी बाहर मुसलसल बातें सुना रही थी लेकिन उसकी नज़रों में आइसक्रीम पार्लर का मंजर घूम रहा था। गज़ल की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। महंगा तरीन लिबास, मैचिंग जूते और हैंडबैग, हमेशा सूट के हमरंग होता। दोस्तों के साथ घूमना, होटलिंग करना, ये सब कितना खूबसूरत था। कब से कमरे में अंधेरा किया, आंखें मूंदे वो महज गज़ल के मुतल्लिक सोच रही थी जब सहर ने आकर उसे बुलाया था। सबा उठो, खाना खा लो। क्या पकाया है? आलू मटर और चावल। मुझे नहीं खाने। सब्जियों के अलावा भी कुछ मिलता है या नहीं? उसे और भी गुस्सा आने लगा। सहर उसे देखकर मुस्कुराई। अम्मी और सीमा का गुस्सा उतर चुका है। अम्मी नमाज में मशगूल हैं और सीमा तो बाजी इमराना के घर गई हैं। उन्हें मेहंदी लगवानी थी। चच्ची ने बिरयानी भिजवाई है, उठकर खा लो। और फिर उसे ना उठते देखकर वो प्लेट वहीं ले आई। सहर मास्टर्स कर रही थी और एक एकेडमी में पढ़ाकर अपना गुजारा कर लेती थी। सीमा की सिलाई अच्छी थी और दूसरा वो मेहंदी बड़ी अच्छी लगाती थी। तो ख़ास व आम मौके के अलावा लड़कियां अपनी शादी पर भी मेहंदी उसी से लगवाती थी। ऐसे उसका भी खर्चा निकल आता था। लेकिन वो अब्बा से पॉकेट मनी अलग लेती थी। अम्मी को तंग करना, कभी साकिब भी मेहरबान हो जाता था और आबाद तो था ही, फिर उसे करने की क्या ज़रूरत थी। सहर बाजी बिरयानी की प्लेट साफ़ करने के बाद डरते डरते सहर की समाहतों में बम फोड़ने का इरादा किया था। वो गज़ल ने मुझे आइसक्रीम पार्लर में देख लिया था। क्या? सहर ने मुंह पर हाथ रखते हुए बेयकीनी से उसे देखा, जो घुटनों पर थोड़ी जमाए इनकशाफात कर रही थी। सीमा ने 2 रोज़ से उससे बात नहीं की थी और वो तो 2 रोज़ से कॉलेज भी नहीं गई थी। उसे गज़ल से अजीब सी नदामत हो रही थी। जब सहर ने उसे बताया था कि गज़ल ने सबा को देख लिया था, उसका बस नहीं चल रहा था कि सबा का क्या हशर कर डाले। तुम्हें बहन से ज़्यादा सूट की परवाह है। सबा के जज्बाती ड्रामे अरूज पर थे। बाहर में जाओ तुम। सीमा का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। सबा, खाना लेकर आओ। साकिब अभी उठकर आया था और उसकी मुखातिब हमेशा सबा ही होती थी, जो उसके उस तहकमाना अंदाज पर खूब ही चिढ़ती थी। ऐसे भी कोई अनोखे लाडले नहीं हो तुम। अपना काम खुद किया करो। कभी सूट इस्त्री, कभी शूज़ पॉलिश, तो कभी बेवक्त खाना लेकर आओ। मुलाजमा नहीं हो तुम्हारी। टका सा जवाब हाजिर था। एक ही तो भाई है, उसका काम करते भी जान जाती है तुम्हारी। सहर उठकर किचन में चली आई। रात को बर्गर शवारमा भी सहर को खिलाऊंगा। और अब तुम भी अपने बाहर के कामों के लिए मुझे मत कहना। कभी नोट्स को फ़ोटोकॉपी करवा दो, कभी दुपट्टा रंगवा दो और कभी चना चाट खिला दो। साकिब ने भी उसकी नकल उतारते हुए हिसाब बराबर किया। तुम्हें क्या हुआ है? उसकी निगाह अब सीमा पर पड़ी थी, जो कब से मुंह फुलाए बैठी थी। वहीं सबा की हरकतें। ये नदीदी हमारे घर जाने कैसे आ गई? तबले जंग एक बार फिर बजने वाला था जब अब्बा की एंट्री हुई। हाँ भाई बरखुरदार, क्या बना तुम्हारी नौकरी का? वो साकिब से पूछ रहे थे, जिसे मास्टर के बाद अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। हलवा बना है। नाश्ते की ट्रे अपने सामने खिसकाते हुए वो बेदिली से मुस्कुराया तो अब्बा ने चश्मे की ओर से उसे घूरा। तो फिर क्या इरादा है? अब्बा खुद स्कूल मास्टर थे और उनका इरादा साकिब को भी यही मुलाजमत दिलवाने का था। लेकिन साकिब शायद किस्मत आजमाना चाहता था। मुलाजमत मिल नहीं रही, कारोबार का तुम्हें तजुर्बा नहीं, तो फिर क्या चाहते हो? वो आज खुलकर इस मौजू पर ना सिर्फ बात करना चाह रहे थे बल्कि साकिब को अपना फ़ैसला भी सुनाना चाहते थे। लेकिन इससे कबल ही साकिब फ़ैसला कर चुका था। अब्बा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। एक एजेंट से बात हो चुकी है मेरी। वो 18 लड़कों को लेकर जा रहा है और वो लड़के भी मेरे वाकिफ़ हैं। ये एजेंट ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं और फिर इन रास्तों में जान का रिस्क भी होता है। अब्बा ने तो सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन साकिब का इसरार था कि वो एक बार उन लड़कों और एजेंट से मिल ले, जिस पर अब्बा ने हामी भर ली थी। और फिर एजेंट ने ऐसा अपनी कारोबारी बातों में फिसलाया था कि अब्बा भी निम रजामंद हो चुके थे।
गज़ल अपनी अम्मी के साथ आई थी। साकिब को आज जाना था तो पहले ही घर में अच्छी खासी गहमा गहमी थी। खाना भी वाफिर मिकदार में बनाया गया था। फहमीदा सुजीला को देखकर बेहद खुश हुई। असल में दोनों कज़न्स थी, बचपन से ही दोनों में खूब दोस्ती थी। सुजीला की शादी के बाद 3 बेटियां और एक बेटी गज़ल थी। गज़ल 6 माह की थी जब उनके मियाँ ने बीवी बच्चों को बाहर बुलवाया था, लेकिन किसी वजह से गज़ल के कागज़ नहीं बन सके थे और ददियाल में कोई था नहीं, तो फहमीदा ने 6 माह की गज़ल को 4 माह तक अपने पास रखा था। तब से दोनों की दोस्ती कुछ अटूट और गहरी हो चुकी थी। हालांकि दोनों की क्लास में बड़ा फ़र्क था, लेकिन सजीला के खलूस के सामने हमेशा ही फहमीदा हार जाती थी। अब भी उसे साकिब के जाने का पता चला तो फ़ौरन चली आई थी। एजेंट के ज़रिए भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? बस दुआ करो अब खैर खैरियत से पहुंच जाए। फहमीदा का अपना दिल सहमा हुआ था। इकलौता बेटा परदेस जा रहा था, जाने कब वापस आए। लेकिन सजीला ने साथ लगाकर तसल्ली दी थी, फिक्र ना करो, बस यूनान पहुंच जाए, आगे जहांगीर काम और रिहाइश का इंतज़ाम कर देंगे। मगर फहमीदा के आंसू थे कि बहे जा रहे थे। गज़ल कमरे से बाहर आते हुए एकदम ही अबाद से टकरा गई थी। अबाद ने अपने और उसके माबैन फासला रखने की खातिर उसे बाजुओं से थाम लिया था। आई एम सॉरी, फिर जल्दी से हाथ हटाकर 2 कदम पीछे हटा। चेहरे पर भी माजरत ख्वाना तासुरात थे। वो पास से गुजर गए, लेकिन वापस कमरे में आकर भी उसकी सांसें हमवार नहीं हुई थी। जाने कैसी कशिश थी उस लड़के में कि जब भी उसे देखती मशहूर हो जाती थी। यही वजह थी जो आइसक्रीम पार्लर में भी उसका ध्यान सबा के सूट की सिम नहीं गया था। उसे याद था जब बचपन में वो यहाँ आया करती थी तो वो मिलकर कितना खेला करते थे। अब तो उसने रस्मन भी हाल अहवाल ना पूछा था। फिर उनकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई, हाल ही में वापस आए थे और ये उसके साथ आज तीसरा सामना था, लेकिन उसने तो रस्मन भी उसका अहवाल नहीं पूछा था। कुछ देर में साकिब को जाना था। सब बाहर सहन में बैठे थे, वो भी बाहर आ चुकी थी। बाहर बहन भाइयों का इमोशनल सीन चल रहा था। ऐसे मुंह बसोर कर मत बैठो मेरे सामने, आगे सफ़र दुश्वार है और मुझे सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे याद रखना है। माहौल के तनाव को कम करने के लिए साकिब बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल भी अजीब घबराहट का शिकार था। पहली बार घर से इतनी दूर परदेस जा रहा था। अम्मी और सबा एयरपोर्ट तक साथ गई थी। गज़ल और उसकी अम्मी रुकी थी। उनकी वापसी तक सीमा और शहर के पास 3 रोज़ गुजर चुके थे। साकिब की कोई खबर नहीं आई थी। उनके घर में किसी को भी खाने पीने तक का होश नहीं था। अम्मी तो बस उस रोज़ से ही तस्बीह लेकर बैठी थी। शहर के सजदों और सीमा की दुआओं का दुरानिया बढ़ चुका था और सबा की समझ में नहीं आ रहा था इन सब का क्या इलाज करे। बस कर दो तुम लोग, इतना ही डर लग रहा है तो क्या ज़रूरत थी उसे भिजवाने की, उसने तंग आकर कहा। सबा मुंह बंद कर ले, खबरदार कुछ भी ऑल फॉल बोला तो। फहमीदा ने उसे फ़ौरन ही टोका। उसने किचन में जाकर हांडी का ढक्कन हटाया। माश की दाल जो कल पका कर रखी थी, कोई खाए तो सालन भी ख़त्म हो। 2 बार तो वो खा चुकी थी, अब तीसरी बार का सोच कर ही उससे हौल उठ रहे थे। किसी से कुछ भी कहना बेकार था। वो छत की दीवार फैलाकर चचा के घर आई। चाची ने दाल चावल बनाए थे। वो चुप करके सीढ़ियों पर आ बैठी और फिर उसकी आंखों में गज़ल के घर का नक्शा घूमने लगा। नित नई डिशेज़, अनवाओ इकसाम के खाने, खूबसूरत घर, बड़ा सा लॉन। बचपन में जब कभी उनके घर जाने की बात होती तो लड़ झगड़ कर वो भी साथ चलने को तैयार हो जाया करती थी। उसे बालों वाली गुड़िया बहुत पसंद थी और गज़ल के शोकेस में 3 बालों वाली गुड़िया थी। उसका कितना दिल चाहा था वो एक गुड़िया ले जाए अपने साथ, और खाला ने तो दे भी दी थी मगर उसकी अम्मी ने लेने नहीं दी थी। तो अब उसे याद आ रहा था कि गज़ल और खाला तो कई बार मदु कर चुकी थी, लेकिन एक बार के बाद अम्मी दोबारा नहीं गई थी और अब इस एक बार को भी 6 महीने हो चुके थे। इस दौरान गज़ल और खाला कई बार उनके घर आ चुकी थी और फिर सीमा और गज़ल का कॉलेज भी एक ही था। खैर अब एग्ज़ाम के बाद भी मैं भी इसी कॉलेज में एडमिशन लूँगी और सीमा से ज़्यादा मेरी दोस्ती होगी गज़ल के साथ। किन ख्यालों में गुम हो? किसी ने आंखों के सामने चुटकी बजाई थी। तुम्हारा ही वेट हो रहा था। उसने उठकर कपड़े झाड़े और दुपट्टा सेट किया। मैं किसी सहेली के घर छोड़ने नहीं जाऊँगा। सहेली के घर कौन जा रहा है? हम तो पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। हमसे मुराद? उसने आंखें निकाली। हम और तुम, हॉर्न सीटी के अंदाज में सुकेड़ते हुए वो उसकी बाइक पर चढ़कर बैठी थी। अबा ने अपनी पॉकेट चेक की और मस्किन से सूरत लिए चल पड़ा। एक जॉबलेस बंदे से महीने के आखिर में ऐसी फरमाइशें जुल्म में शुमार होती हैं। भाई कब हवाओं में उड़ रही थी, और जिसको खाने में तीसरी बार माश की दाल पेश की जाए उसका सब्र तुम्हारे जुल्म से बेइंतहा है। वहाँ भी ढिठाई की इंतहा थी। और इतना ही नहीं, लार्ज पिज़्ज़ा और लीटर कोल्ड ड्रिंक हड़प करने के बाद अब वो उससे 5,000 का मुतालबा कर रही थी। इतने पैसे? वो सोच में पड़ गया। 5,000 मांग रही हूँ, लाख नहीं। सबा ने इस सोच पर भी बुरा माना था। करने क्या है तुमने?
वो अब अपनी दूसरी पॉकेट चेक कर रहा था। सीमा को देने हैं, वो आजकल कॉलेज में नहीं जा रही। असल में वो गज़ल से शर्मिंदा है। मैंने उसका सूट पहना था जो उसने सिलाई के लिए दिया था, लेकिन खैर जो होना था हो चुका। 3,000 सीमा के पास है, बाकी ये मिलाकर वो उसे सूट की रकम देगी, जो कि वो लेगी नहीं तो कल परसों तक वापस कर दूंगी। तुम्हारी हरकतें कब सुधरेंगी? अब वो बाकायदा उसे घूर रहा था। जब तुम CSS के बाद आला सरकारी अफसर लग जाओगे तब। रकम लेकर बैग में रखी, लेकिन उसे बावर करवाना नहीं भूली। वापस कर दोगी? जानता हूँ तुम्हारी वापसी पहले कभी जो की हो। बुड़बुड़ाते हुए उसने बाइक स्टार्ट की थी। गज़ल और वो क्लास लेकर बाहर निकली थी। दोनों का रुख अब कैंटीन की सिम था। गज़ल ने समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की थी, जब सीमा ने बैग से कुछ नोट निकालकर गज़ल की सिम बढ़ाए थे। गज़ल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। सबा की हरकतें हमेशा ही ऊट पटांग होती हैं। अब तुम सूट की जगह ये रख लो प्लीज़। क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। वो हैरान हो रही थी और सीमा सोच रही थी कि शायद वो भूलने का ड्रामा कर रही है। फिर सारी बात उसे बताना पड़ी, जिसे सुनते ही वो कहका लगाकर हंसी थी। सबा और मैं बिल्कुल कॉमन है। मुझे भी हमेशा दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती है, और यकीन जानो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। वो सूट तुम सबा को मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो। लेकिन रिलैक्स यार, बिल्कुल पागल हो तुम जो इतना गिल्ट फील कर रही हो। अच्छा ये बताओ, अब आज क्यों इतना रिजर्व सा हो गया? बचपन में तो वो काफ़ी हंसमुख और बातूनी हुआ करता था। पहली बार तुम लोगों के घर आते हुए मैंने उसे उनके गेट में खड़े देखा था। दूसरी बार आइसक्रीम पार्लर, और उस रोज़ तुम लोगों के घर सामना हुआ, लेकिन उसने शायद पहचाना नहीं था। समोसों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए काफ़ी सरसरी अंदाज में वो उसका जिक्र कर रही थी, जैसे महज मौजू बदलना चाह रही हो। उसे तो सबा के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। बेचारे की जान अजाब की हुई है CSS के चक्कर ने। सबा के ख्वाब बड़े ऊंचे हैं और आबाद कोशिश कर रहा है इन ख्वाबों की तकमील कर सके। उसे चूँकि सबा पर बेहद गुस्सा था, और इस बात पर और भी ज़्यादा कि वो आबाद से पैसे लेकर आई थी, तो अब वो खुलकर भड़ास निकाल रही थी। सबा और आबाद, उसकी आंखों में सवाल था, और उससे ज़्यादा चेहरे की रंगत बदली थी। बस बड़ों में एक बात तय है, बाकायदा मंगनी वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन आबाद का झुकाव सबा की तरफ ज़्यादा है। सीमा ने एक बार फिर उसे रकम देने की कोशिश की, लेकिन गज़ल ने साफ इनकार कर दिया था। मैं तुम्हें नहीं, सबा को गिफ्ट कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद साकिब की कॉल आई थी। वो बखैरियत पहुंच चुका था। कुछ जहांगीर अंकल ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए थे। उसे रिहाइश और काम मिल चुका था। घर भर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबा ने फरमाइशी लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी थी, और फ़ोन पर बात करते ही पहले सेल फ़ोन का मुतालबा किया था। गज़ल आजकल उनके घर बहुत आने लगी थी और यूँ घुल मिल गई थी जैसे हमेशा से उनके बीच रहती रही हो। उस वक्त भी वो कॉलेज से सीमा के साथ आई थी। सहर ने दाल चावल बनाए थे। सीमा ने साथ शामी कबाब फ्राई कर लिए। रायता पहले से मौजूद था। सहर, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। ना सिर्फ वो मज़े लेकर खा रही थी, बल्कि खूब तारीफ़ें भी कर रही थी। सबा को उसकी कलाई में सजा ब्रेसलेट इतना दिलकश लग रहा था। कब से उसकी नज़रें उस पर ही जमी हुई थी। अब की बार साकिब की कॉल आएगी तो कहूँगी मुझे भी ऐसा ही ब्रेसलेट चाहिए। ये सोचकर उसने सेलफोन से उसकी तस्वीर उतारी थी। तुम्हें इतना ही पसंद है तो यही ले लो। गज़ल ने 1 सेकंड में उतार दिया था। वाकई मैं ले लूँ? सबा ने तो मुरव्वतन भी इनकार नहीं किया। सीमा को बहुत गुस्सा आया। भला वो सूट वाली शर्मिंदगी क्या कम थी? सबा, सहर ने घूरा। हाँ तो वो अपनी खुशी से दे रही है, मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लिया। उसने पहन भी लिया था, और मुझे तो इतना पसंद भी नहीं था। कल मुझे शॉपिंग पर जाना है सबा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गज़ल ने दूसरा शामी कबाब उठाते हुए उससे पूछा। हाँ तो मुझे पिक कर लेना, मैं वैसे ही आजकल फ्री हूँ। इतने बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग का तस्वुर ही किस कदर शाहाना था। उसे तो रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई थी। 5,000 में भला क्या आना था? ये वही पैसे थे जो सीमा ने उसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने आबाद को लौटाने में डंडी मार ली थी। इसी वजह से कोई उसे उधार नहीं देता था। अगले रोज़ गज़ल ने अपनी शॉपिंग कम की थी और उसे बहुत कुछ दिला दिया था। वापसी में वो उसे अपने साथ घर भी ले आई थी। घर था या ख्वाबों का महल, और सबा के लिए तो महल ही था, क्योंकि जिस इलाके में वो रहती थी उसके तो बिल्कुल बरक्स था। तुम कितनी लकी हो यार, कितना मज़े का बेडरूम है तुम्हारा। बिस्तर पर गिरते ही उसने 2-3 बार उछल कर देखा, और वो उसके बचकानापन पर हंसे जा रही थी। यार मैं इतना सब घर कैसे लेकर जाऊंगी? अम्मी तो बाद में कुछ कहेंगी, पहले वो दोनों बिल्लियाँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। गज़ल ने जानबूझकर सारे शॉपिंग बैग्स बेड पर उल्ट दिए और एक एक चीज़ को उलट पुलट कर देख रही थी। सबा की आंखों में जैसे शौक का जहां आबाद था।
सारी ज़िंदगी सेल से लेकर चीज़ें पहनी थी। डिनर में उसकी मुलाकात सजीला आंटी से हुई थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। तुम सीमा और सहर को भी लेकर आती ना? मैं तो आज गज़ल के साथ शॉपिंग की वजह से आई थी। अच्छा, तो फिर इतवार की दावत पक्की है। मैं ड्राइवर भेज दूंगी। फहमीदा से कहना कि वो भी ज़रूर आए। खुद ही उन्होंने प्रोग्राम सेट कर लिया था। सबा ने इस बात में सर हिला दिया। तभी किसी और ने भी उन्हें ज्वाइन किया था। गुड इवनिंग एवरीबडी। वो कुर्सी घसीट कर रहने उसके मुकाबिल बैठा था। आशिर, ये सबा है, गज़ल ने कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। नाइस टू मीट यू। आई थिंक काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। और सबा, क्या करती हो तुम? अमीर शहज़ादे का अंदाज़ किस कदर दोस्ताना था, उसे कुछ हौसला हुआ। FSC के एग्ज़ाम दिए हैं। गुड। आगे क्या प्लान है? मेडिकल में जाएंगी? खाने के दौरान माहौल दोस्ताना ही रहा। फिर गज़ल उसे ड्रॉप करने आई थी। दरवाजे में उसकी मतभेड़ आबाद से हो गई थी। गज़ल ने गाड़ी से उस मंज़र को देखा और फिर देखती ही रही। आबाद उलझा सा वापस घर में चला गया था। वो ताई के अमीर रिश्तेदार थे और ये लड़की गज़ल क्यों चुपके उसे देखा करती थी। वो इस चोरी से घबराता था। हाँ तो क्या हर्ज है जो हम उसके घर जाएंगे? सबा किसी सूरत इस दावत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी और फहमीदा मान नहीं रही थी। हमारा और उनका क्या मिलाप है? वो बच्ची कभी मोहब्बत में आ जाती है तो ठीक, वरना ऐसे मुंह उठाकर उनके घर जाना बहुत मायूब लगता है। और फिर किसी के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। सजीला की बेतकल्फ़ी और मोहब्बत के बावजूद उनके घर पर तकल्लुफ़ डिनर पर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो साकिब ने डॉलर भिजवाए हैं उसको भी हवा लगने देना। वो ज़िद पर ज़िद किए जा रही थी। कुछ सीमा और सहर की भी मर्ज़ी शामिल थी। फिर जब सजीला ने रात में दोबारा फ़ोन किया तो वो भी मान ही गई। सबा को अचानक चच्ची का पैगाम याद आया था। वो छत से सीढ़ियाँ उतरकर उनके घर आए तो वो तख्त पर बैठी सब्ज़ी बना रही थी और आबाद उनके साथ मटर छील रहा था। मुस्तकबिल के आला ओहदेदार को ये काम बिल्कुल सूट नहीं करते। वो चच्ची की दूसरी सिमत आ बैठी थी। बिल्कुल, ये मुस्तकबिल की बहू की जिम्मेदारी है। उसने टोकरी सबा की गोद में रख दी। चच्ची का कहका बेसाख्ता था। सबा ने उसे घूरा। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। देख लें अम्मी, अभी भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। ये ना हो कल को पछताना पड़े। मोहतरमा को अभी से अपने फोड़पन में ना सिर्फ काफ़ी माहिर है बल्कि इसका इकरार भी किस कदर धड़ल्ले से कर रही हैं। अब वो माँ को भड़का रहा था। इस उम्र में सभी बच्चियाँ ऐसी हिलाव वाली होती हैं। वक्त पड़ने पर सब आ जाता है। सबा, जाओ कमरे से शॉपिंग बैग लेकर आओ। बेटे को घूरते हुए उन्होंने सबा को उठाया था, वरना तबले जंग बस बजने ही वाला था। और हर ऐसी जंग के बाद वो मंगनी ही तोड़ दिया करती थी। और ये रिश्ता अब तक 100 बार टूट कर 100-200 बार जुड़ चुका था। और आबाद कहता था, जानता हूँ, कभी गिफ्ट लेने और कभी जिंगर खाने के लिए रिश्ता तोड़ती है। बाद में वो ऐसी ही चीज़ों से माना करती थी। इस शॉपिंग बैग में खूबसूरत सूट था, लेकिन पता नहीं क्यों वो पहले की तरह खुश नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में अभी तक वो शॉपिंग मॉल घूम रहा था जहाँ इतने खूबसूरत सूट थे कि नज़र नहीं ठहर रही थी। उसने एक नई जिद लगा ली थी। सीमा, तुम ये सूट ले लो और जो अम्मी ने तुम्हें सूट के लिए पैसे दिए हैं वो और मेरे सूट के पैसे मिलाकर वो सूट आ जाएगा जो मैंने शॉपिंग मॉल में देखा था। अगर कुछ कम भी हुए तो मैं अपने पास से मिला लूँगी। ऐसी बातों में उसका हिसाब किताब कमाल का होता था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? चच्ची ने तुम्हारे लिए इतने शौक से लिया है, अब तुम भी सिलवाओ। और ये जो एक बार शॉपिंग मॉल का चक्कर लगाकर तुम्हारे दिमाग में इतना खन्नास भर चुका है, मैं गज़ल से कहूँगी कि आइंदा उसे मत लेकर जाना। वो आदतें ख़राब कर रही है तुम्हारी। दफ़ा हो तुम। मुँह बनाकर उसने कंबल तान लिया। फिर कुछ याद आया तो उसके कान में घुसकर सरगोशियाँ करने लगी। वैसे गज़ल का भाई याद है तुम्हें, आशिर? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा, सीमा ने यादाश्त पर जोर देते हुए कहा। इतना बाइखलाक और हैंडसम है। मैं तो बेहद मुतासिर हुई उस बंदे से। नखरा तो नाम का भी नहीं। सो जाओ सबा। सीमा की आंखें बंद हो रही थी। वो मज़ीद सबा की लंतरानियाँ नहीं सुन सकती थी। सबा इस अदम दिलचस्पी पर जी भर कर बदमज़ा हुई। फिर चश्मे तसव्वुर में वो खुद ही चला आया। बाज़ार से सबके नए सूट आ गए थे जिन्हें सहर और सीमा ने 2-3 दिन लगाकर सिलाई भी कर दिया था। इतवार की सुबह सब मामूल से कबल ही जाग चुकी थी। नाश्ता भी हल्का फुल्का ही किया था और अब सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी। खूबसूरत तो तीनों ही थी। अब ज़रा सी तैयारी ने जैसे 4 चाँद लगा दिए थे। सजीला ने उनके लिए ड्राइवर भिजवाया था। इतना खूबसूरत घर। सीमा और सहर मशहूर हो रही थी। सबा उनको साथ लिए सबसे आगे थी, जैसे उसे तो सारे रास्ते अजबर थे। लाउंज में गज़ल और सजीला आंटी ने उन्हें रिसीव किया था।
हल्की फुल्की बातों के बाद एक पुरतकल्लुफ़ लंच उनका मुंतज़िर था। आशिर ने लेट ज्वाइन किया था, लेकिन उसे देखते ही सबा ने सीमा को ज़ोर से कूहनी मारी थी। वो उन सब के साथ भी बहुत अच्छे से मिला था। उन सब के जाने के बाद गज़ल बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे 1 मिनट में सबा को आशिर के साथ सेट कर दे। कुछ रोज़ बाद उनका कॉलेज स्टार्ट हो गया। सीमा से उसके एक सब्जेक्ट का फ़र्क था और इत्तेफाक से इस पीरियड में सबा भी फ्री होती थी, तो बस फिर दोनों की लंबी लंबी बातें चलती और इन बातों में सबसे ज़्यादा जिक्र आशिर का होने लगा था। और अब तो आशिर की पसंद नापसंद जैसे सबा को भी अजबर हो चुकी थी। उस रोज़ भी सीमा नहीं आई थी तो गज़ल ने सबा को ड्रॉप किया था, साथ आशिर भी था। कज़नों वाली बेतकल्फ़ी तो नहीं, लेकिन अब दोनों में बातचीत होने लगी थी और वो कितनी इज्जत से बात करता था। इतनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड सबा उसके सामने जैसे दम साध कर बैठा करती थी। और अब आज गज़ल की एक बात ने सबा को हैरान कर दिया था। सबा, मुझे लगता है आशिर तुम्हें पसंद करता है। और सबा के कान जैसे अभी तक साएं साएं कर रहे थे। वो छत के एक कोने में मुंडेर के साथ टेक लगाए बैठी थी। आंखों में बार बार आशिर का सरापा घूम रहा था। उसका घर, लाइफस्टाइल और वो बंदा खुद किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। घर दूसरी तरफ आबाद था, अधूरी तालीम, पुराना घर, क्या पता वो उसके ख्वाबों को कभी पूरा कर भी सके या नहीं। उसका दिल नहीं, सोच बदलने लगी थी। साकिब को बाहर एक नई नौकरी मिल गई थी जो पहले से काफ़ी बेहतर थी और अब घर में डॉलर आने लगे थे। उनका तर्ज ज़िंदगी ही नहीं, अब सोच भी बदलने लगी थी। एक जानने वाले के तवस्सुत से शहर का रिश्ता आया था। सबा जिद करके साथ गई थी लड़का देखने और घर वापस आते ही उसने साफ इनकार कर दिया था। वो लड़का किसी भी सूरत शहर के काबिल नहीं है। अम्मी, आप भी लड़कियों के जहेज़ बनाना छोड़ें और ये घर बेचकर किसी अच्छे इलाके में रिहाइश इख्तियार कर लें, चाहे किराए का ही सही। घर खूबसूरत होगा तो खुद ब खुद अच्छे घरानों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले तो रिश्तेदारों में मिठाई मंगवा कर बांटें ताकि सबको पता चले कि साकिब के कदम जम चुके हैं। बाकी की पब्लिसिटी रिश्तेदार खुद ही कर देंगे। बात फहमीदा के भी दिल को लगी थी और जल्दी उन्होंने उस पर अमल दरामद भी कर दिया था। चंद रोज़ बाद उनका सामान शिफ्ट हो रहा था। आधे से ज़्यादा सामान तो सबा ने वहीं आस पड़ोस में बेच डाला। आबाद के लिए ये सारी सूरत हाल नाकाबिले यकीन थी। वो कुछ ज़्यादा ही संजीदा और उदास हो रहा था। तुम्हारे बगैर अब दिल कैसे लगेगा? वैसे क्या हर वक्त मेरे साथ रहते हो? उसने अदाए बेनियाजी से सर झटका। क्या तुम्हें इन बर्गर, समोसों और गोलगप्पों की याद नहीं आएगी जो हर दूसरे रोज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आता था? अबा ने जानबूझकर चिढ़ाया, लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि वो लड़की अब इन चीज़ों से बहुत दूर निकल चुकी थी। उसे तो अब तक वो बुफे डिनर नहीं भूला था जो गज़ल और आशिर के साथ उसने किया था। कैसे गज़ल खड़े खड़े हज़ारों रुपए खर्च कर देती थी। अभी पिछले दिनों उसने सबा को स्मार्टफ़ोन गिफ्ट किया था। फ्री होम डिलीवरी से सब मिल जाता है, वो कहकर खुद ही हंसी। और अबाद ने देर तक सोचा, क्या अहमियत बस चीज़ों की थी। नए घर में शिफ्ट हुए महीने से ऊपर हो चुका था। नया फर्नीचर, कराकरी, पर्दे, सबा ने सारे पैसे बस घर की सजावट में ही उड़ा दिए थे। वो तो उस नए घर और माहौल में बहुत खुश थी, लेकिन फहमीदा को कभी कभी पुराना मोहल्ला याद आने लगता था। यहाँ बिल्कुल मेरा दिल नहीं लग रहा है। हर चीज़ मसनूई और ओपरी सी लग रही है। और कैसे मोहल्लेदार हैं, सब अपने अपने कामों में मगन, किसी को दूसरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं, ना कोई किसी के घर आता है। ये सबा की बातों में आकर बड़ी गलती की है। बस सीमा और शहर की शादी हो जाए तो हमने तो पुराने मोहल्ले ही चले जाना है, वो रोज़ यही शिकवा करती। मगर बाकी सब मगन थे, किसी को पुराने मोहल्ले की ख़ास परवाह नहीं थी। सबा की सालगिरह थी और सबके मैसेज के साथ आशिर ने भी उसे विश किया था। पहली बार उसके सेल फ़ोन पर आशिर का मैसेज आया था, वो भी ढेर सारी बेस्ट विशेज़ के साथ। बार बार वो उस मैसेज को खोलकर देख रही थी और फिर कुछ सोचकर उसने कॉल कर दी। हेलो। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव हो चुकी थी। आपको मेरा बर्थडे याद था? वो मोहतात से अंदाज में गोया हुई। भाई, तुम्हारी दोस्त ने कल से कान पका रखे थे गिफ्ट के चक्कर में। 2 घंटे अपने साथ मुझे भी ख्वार करवाया, तब जाकर कुछ पसंद आया मोहतरमा को। उसका वही सादा सा बेतकल्लुफ़ाना जवाब था जो सबा को कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, या वो कुछ और सुनना चाहती थी। और आपने कोई तोहफ़ा नहीं लिया मेरे लिए? वो जाने कैसे उसे हक से जता गई। वापसी में मर्दाना कहका सुनाई दिया। तुम इसे गज़ल का और मेरा मुश्तरका समझ लो। आशिर को दिल रखने की आदत थी। वो देर तक सेलफोन को घूरती रही। ऐसा भी क्या ख़ास तोहफ़ा था? और ये उसे अगले रोज़ कॉलेज में जाकर पता चला। इस पे मामूलन का फ्री पीरियड था और गज़ल उसे खींचकर एक अलग थलग गोशे में ले गई थी। अब आंखें बंद कर लो। भाई, क्या फिल्मी सिचुएशन है? वो मुस्कुराई। तुम करो ना, वो बाजिद थी। अच्छा कर ली।
उसने आंखें बंद कर ली तो गज़ल ने उसके गले में बाजू डालकर एक लॉकेट उसके सामने लहराया, जिसकी चेन में एक दिल की शक्ल वाला लॉकेट था। अभी मेरा सरप्राइज़ ख़त्म नहीं हुआ। और फिर उसने दिल को खोल दिया। एक लम्हे के लिए जैसे सबा का सांस रुका था। दिल में उसकी और आशिर की तस्वीर थी। गज़ल, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये मेरा ख्वाब है और शायद किसी और का भी। देखो तुम दोनों साथ कितने खूबसूरत लग रहे हो। गज़ल ने लॉकेट उसके गले में पहना दिया। सबा ने उसको बंद कर दिया तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, ओहो, मुझे तो असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, मैं अभी आई, कहकर वो जा चुकी थी। सबा के गले में वो लॉकेट था। वो वहीं बेंच पर बैठ गई, उसका एक हाथ उसी दिल पर रखा था। तुम इसे सबा को और मेरा मुश्तरका समझो। समाहतों में आशिर के अल्फाज गूंज रहे थे। वह मुश्किल खुद को संभाल पाई थी। उस रोज़ दोबारा उसका गज़ल से सामना नहीं हुआ। घर आने के बाद भी जब वो कंबल तान कर लेटी तो रात होने तक ऐसे ही लेटी रही थी। 2 रोज़ से वो कॉलेज नहीं गई थी। उसका कुछ भी करने और सोचने को दिल नहीं चाह रहा था। लॉकेट उसने गले से उतार दिया था। तस्वीर उसने 2-4 बार देखी थी, मगर इस तस्वीर को यूं अपने साथ देखते ही न जाने कैसा अजीब सा एहसास होने लगता था। बाहर से बहू और बच्चों की कॉल आई थी, जिसके बाद सजीला का मूड काफ़ी खुशगवार था। गज़ल उनके लिए कॉफ़ी बना कर लाई थी और चंद इधर उधर की बातों के बाद उसने आशिर की शादी का जिक्र छेड़ दिया था। आप भी अब बहू ले आइए तो घर में कुछ रौनक हो। मशवरा तो अच्छा है, फिर देखो कोई लड़की, बल्कि आशिर से ही पूछ लेते हैं, क्या पता इसकी ही कोई पसंद हो। वो तो जैसे तैयार बैठी थी। ऐसे एक लड़की मुझे पसंद है और मैं चाहती हूँ वहीं इस घर में आए। ना सिर्फ उसने अपनी पसंद का जिक्र किया था, बल्कि उस पर इसरार भी था। कौन? सजीला चौंक कर सीधी हुई। सबा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद जब उसने कहा तो सजीला के लबों पर मधुर सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो भी फहमीदा की बेटी को बहू बनाना चाहती थी। उन्हें तो तीनों बच्चियां ही बहुत पसंद थी, इतनी प्यारी, नेक, अतवार और सुलझी हुई। लेकिन सबा का नाम लेकर गज़ल ने उनकी मुश्किल आसान कर दी थी। फिर भी वो चाहती थी आखिरी फैसला आशिर का। अगर उसे भी कोई एतराज़ ना हुआ तो ये उनकी भी दिली आरजू थी। मगर जब आशिर से बात तो उसने कहा, सबा भी अच्छी है, लेकिन मैंने उसके लिए कभी ऐसा सोचा नहीं। और गज़ल के चेहरे की सारी खुशी काफूर हो गई। तो फिर किसके लिए सोचा आपने? उसे अपनी ही आवाज़ अजनबी लग रही थी। क्या उसकी सारी मेहनत ज़ाया होने वाली थी? फहमीदा आज बहुत खुश थी, जो उनके साजो गुमान में भी नहीं था। अल्लाह ने वहाँ से वसीला बनाया था। तीनों लड़कियों की सुबह से शामत आई हुई थी। घर की खूब सफाई सुथराई के बाद अब किचन से अनवाओ इकसाम के खानों की खुशबुएं आ रही थी। पता क्यों नहीं रही कि कौन आ रहा है। सुबह से काम करवा कर जान हलकान कर दिए। सुबह से सब्र नहीं हो रहा था, जो उनके सर पर खड़ी इस्तफसार कर रही थी। सजीला आ रही है अपनी फैमिली के साथ और उसने कहा है उसके आने का कुछ ख़ास मकसद है। अब देखो किसके वक्त जागते हैं। फमीदा बहुत खुश थी और काम ख़त्म होने के बाद अब उन्हें तैयार होने का कह दिया था और सबा वही अपनी जगह मुंजमद होकर रह गई थी। गज़ल से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। पहले वो कॉलेज नहीं आई थी और अगला पूरा हफ्ता गज़ल कॉलेज नहीं आई थी और वो तो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। और अब ये रिश्ता, अगर अम्मी ने कह दिया कि उसकी तो बात तय है, मुझे अम्मी को बता देना चाहिए कि अभी वो उन्हें कोई जवाब ना दे। तो क्या तुम आबाद से बेवफाई करोगी? दिल ने सवाल किया था और वो नज़रें चुरा गई थी। ये सब इतना भी आसान नहीं था। अब्बू तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। उसे अजीब सी टेंशन हो रही थी। भला इतनी जल्दी भी क्या थी? सबा, मेहमान आ चुके हैं, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। सीमा ये पैगाम लेकर आई थी। वो उठकर ड्राइंग रूम में चली आई। वहाँ का माहौल काफ़ी खुशगवार था। सजीला आंटी, अंकल जहांगीर और आशिर। गज़ल साथ मौजूद नहीं थी। हम अपने बेटे आशिर के लिए सीमा का प्रपोज़ल लेकर आए हैं, आंटी ने मुद्दा बयान किया था। सबा ने बेसाख्ता आशिर को देखा था, जिसकी निगाहें सीमा पर जमी थी। बड़े इसरार के साथ उन्होंने सीमा को अंगूठी पहनाई थी। सबका मुंह मीठा करवाया जा रहा था। सीमा इतनी खुश थी कि उसके चेहरे से नज़रें हटाना मुहाल था। जिन चीज़ों की उसने ख्वाहिश की थी वो सब कैसे बिना किसी ख्वाहिश के सीमा की झोली में आन गिरी थी। और आंटी सजीला के तवस्सुत से ही अगले चंद हफ्तों में शहर का भी अच्छी फैमिली में रिश्ता हो गया था। लड़के का अपना कारोबार था। अम्मा तो शुक्राने के नफल अदा करते न थकती थी। उसने बेदिली से हर फंक्शन में शिरकत की थी। सीमा और शहर दोनों के ससुराल वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर चीज़ एक से बढ़कर एक, आला क्वालिटी के मलबूसात इस कदर खूबसूरत कि आंखें खैरा हो जाएं। दोनों के दुल्हा भी हैंडसम थे। ख़ास तौर पर आशिर तो कोई शहज़ादा ही लग रहा था। गज़ल इतने नॉर्मल अंदाज में मिली थी। फिर उसके गले में बाजू डालते हुए महज इतना कहा, सच्ची मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है।
मंगनी तो नहीं, बस बात हुई है, वो भी बड़ों में। उसने भी लहजे को सरसरी सा बना लिया, जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। मुझे बाद में पता चला तो अम्मी का ख्याल था, सीमा ही सही, वो भी तो इतनी प्यारी है। उसका दिल चाहा था वो पूछे कि आशिर का क्या ख्याल था, लेकिन अपनी कोई भी फीलिंग वो गज़ल पर जाहिर नहीं करना चाह रही थी। गज़ल के तो सब इरादे ही मलिया मेट हो गए थे। तकरीर में कई बार आवाज़ से सामना हुआ था, लेकिन वो तो उसे देखते ही रास्ता बदल लेता था। उस लॉकेट से सबा ने अपनी तस्वीर निकाल दी थी और वहाँ सीमा की तस्वीर लगाकर उससे ही गिफ्ट कर दिया था। वो बेहद खुश हुई थी। वाह यार, इतना खूबसूरत तोहफ़ा! उसने झट गले में पहन लिया था। सबा ने रश्क भरी नज़रों से उसे देखा और फिर देर तक आईना देखती रही। वो सबा से ज़्यादा खूबसूरत थी। बस कर दो, बेचारा टूट ना जाए कहीं, कोई उसके कानों में बोला था। वो उछलकर दूर हटी। अबाद हंसने लगा। तुम कब आए? वो झिमकर दूर जा बैठी। जब तुम मेरे ख्यालों में गुम थी। उसने हाथों से बाल संवारे। ख्याल, और वो भी तुम्हारे? उसने मुंह बसोरा। वैसे एक बात कहूँ तुमसे? वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। आज सुबह सीमा और सहर का मुकलावा था और सब मेहमान ड्राइंग रूम में उस वक्त खाना खा रहे थे जब अबाद उसकी तलाश में उधर आया था। तुम बहुत बदल गई हो। हर फंक्शन में तुम्हें ढूंढता ही रहा और तुम अलग थलग बैठी नजर आई। इतनी संजीदा बीबी कब से हो गई हो, या फिर समझदार होने की प्रैक्टिस कर रही थी? कुछ भी समझ लो। उसने जान छुड़ाई। ज़रूर कुछ हुआ है। वो उठकर जा चुकी थी। अबाद देर तक सोचता रहा कि इतनी उदास, इतनी खामोश क्यों थी। सीमा और शहर के जाने से घर एकदम खाली खाली सा हो गया था। फहमीदा का उस मोहल्ले में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मैं तो सोच रही हूँ साकिब चंद रोज़ के लिए आ जाए तो उसकी दुल्हन ले आऊँ, घर में रौनक हो जाएगी। कल को तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेली क्या क्या देखूंगी। फहमीदा के अपने ही आज़ार थे। मैं कहीं नहीं जा रही। वो जो बस खाली कागज़ पर लाइनें लगाई जा रही थी, पेंसिल रोककर सख्ती से कहा तो फहमीदा चौंक गई। क्या बात है? बात से कोई झगड़ा हुआ है? दुनिया बात पर तो ख़त्म नहीं हो गई। सहर और सीमा का तो इतने अमीर घरानों में। बस एक लफ्ज़ भी मुँह से मत निकालना। अरे मेरा अबाद तो हीरा है और उसके जैसा एक भी नहीं। और तुम पागल तो नहीं हो गई? इतना मसनूई कैसे सोच लेती हो? ज़ाहिरी चमक दमक, मालो दौलत कुछ नहीं होता। होता है। ज़ाहिरी चमक दमक और मालो दौलत ही सारा कुछ होता है। वो कहकर अंदर कमरे में चली गई और जानती थी अम्मा ज़रूर पीछे आएंगी, इसलिए दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। और अब उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। उसे दुख था इस बात का कि अबाद सीएसएस के पर्चों में कामयाब नहीं हो सका था और जैसे उसके तो सारे ख्वाब ही बिखर गए थे। तो अब क्या ज़रूरी था कि उसका हमसफ़र आबाद ही होता। लेकिन फहमीदा को तो उसके तेवर हौला गए थे। वो गहरी सोच में मुतफरिक थी। शकीला ने तो बचपन में ही उसे आबाद के लिए मांग लिया था, इसीलिए तो वो हमेशा से ही उसके नाज नखरे उठाती थी। लेकिन उनकी बेटी किस नहज पर सोच रही थी। आज उसकी कॉलेज से छुट्टी थी। सुबह 10 बजे ही अब्बा सामान ले आए थे। कुछ बेकरी की चीज़ें थी, बाकी चिकन, कीमा और सब्जियां थी। नाश्ता करके किचन में आ जाना, आज सीमा आ रही है तो खाने पर ख़ास एहतमाम करना है। फहमीदा ने चाय और आलू का पराठा उसके सामने रखते हुए बावर करवाया तो उसका जैसे हलक तक कड़वा हो गया था। आ रही हैं बस महारानी साहिबा, तो मैं क्या करूं? मुझसे नहीं ये फजूल की खिदमतें होती। करारा सा जवाब हाजिर था। फहमीदा महज उसे देख कर रह गई। जाने क्यों इतनी बदमिजाज और बदज़बान होती जा रही थी। उसके साथ मगजमारी करने से बेहतर था वो खुद ही कर लेती। सीमा आई तो उसने शहर को भी फ़ोन करके बुलवा लिया था और अब सर जोड़े साकिब के लिए कोई लड़की देखने की प्लानिंग कर रही थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन सीमा ने उठाया था और वो तो सुन के वहीं बैठ गई थी। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? शहर ने उसकी उड़ी रंगत देखी तो उठाकर सोफे पर बिठाया। चची को हार्ट अटैक हुआ है, इमरजेंसी में है। अम्मी और अब्बा तो सुनते ही निकल गए थे और तीनों बहनें परेशान बैठी थी। शाम में उसे आबाद लेने आया था। सुर्ख आंखें, मलगजा ओलिया। वो बेहद परेशान लग रहा था। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने रास्ते में तसल्ली दी, लेकिन सूरत हाल उसकी सोच से ज़्यादा गमगीर थी। चची की हालत खतरे में थी। कुछ देर के लिए होश आया था तो उन्होंने अम्मा का हाथ थाम कर मिन्नत की थी कि वो अपने बेटे की खुशी देखना चाहती हैं। उसके अब्बा ने ही सारा इंतज़ाम किया था। अम्मी ने उसके सर पर दुपट्टा डाल दिया। मौलवी साहब उससे कुछ पूछ रहे थे। अब्बा का हाथ उसके सर पर था। उसने इस बात में गर्दन हिला दी और इस तरह उसके नाम के साथ आबाद का नाम तो जुड़ गया था। लेकिन चच्ची जानबज ना हो सकी थी। उनकी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। हर लड़की की तरह उसके भी ख्वाब थे।
और अपनी शादी को लेकर तो इतना कुछ सोचती थी। उस डिज़ाइनर का ड्रेस पहनना है, रंग और शेड ऐसे होंगे, जेवर ऐसा होगा। कभी सोचती टीका अच्छा लगेगा या झूमर, और फलां पार्लर से तैयार होगी, ये वाली रस्में होंगी, ऐसा फ़ोटो शूट होगा। लेकिन इतनी सादगी से रुखसती हुई थी कि उसे अपनी नातमाम हसरतों पर महज रोना आ रहा था। घर में कोई इस्तकबाल को भी मौजूद नहीं था। मोहम्मद से खूब लड़कर आई थी, क्या मेरा कोई अरमान नहीं, या मैं सौतेली औलाद हूँ? अरे बेटा, वक्त की नज़ाकत को समझो, उसकी माँ मरी है, अब क्या शहनाइयाँ बजा कर ले जाएगा तुम्हें? माँ को उसकी बेहिस्सी पर गुस्सा आ रहा था। तो क्या ज़रूरत है अभी रुखसती करवाने की? 1-2 साल ठहर जाती। वो ट्रस्ट से मस्त नहीं हो रही थी, और अम्मा ने सोचा वो ठहर तो जाती, जो उन्हें अपनी औलाद पर एतबार होता, जो वो उसकी आंखों में छुपी बगावत पढ़ न लेती। मेहमान आने वाले हैं, जाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर बात ख़त्म की थी। ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। उसकी बुड़बड़ाहटें जारी थी। फहमीदा ने कान बंद कर लिए थे। सादा सी तकरीब में वो रुखसत होकर चच्ची के घर चली आई थी, जहां आबाद के सिवा कोई इस्तकबाल को मौजूद नहीं था। जो करीबी मेहमान थे वो रात से कबल घरों को रुखसत हो चुके थे, और आबाद वो रात भर बस पास बैठा अपना ही सोग मनाता रहा था। माँ से अब्दी जुदाई उसके लिए कम धचका नहीं थी। अगली सुबह सीमा और सहर नाश्ता लेकर आई थी। वलीमा का कोई सीन नहीं था। उनके जाने के बाद वो आबाद से पूछ रही थी, वलीमा नहीं होगा? मैं तो अभी रुखसती के हक़ में भी नहीं था। जानता हूँ तुम्हारे भी कितने अरमान थे, लेकिन बस ताई अम्मा ने कहा कि अकेले कैसे रहोगे, वरना सच में अभी तो कोई खुशी मनाने को दिल ही नहीं मानता। अम्मी को कितना अरमान था मेरी शादी का। उसकी तो फिर से आंखें भर आई थी। सबा तो बात करके ही पछताई। उफ, और कितनी दिलजोई करूँ इस बंदे की, महज दिल में सोचा। हाँ, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। 2-4 दावतें हुई, वो निपटाई और ज़िंदगी मामूल पर आ गई। अम्मी ने जो कपड़ों का बॉक्स भेजा था उनमें महज 10 जोड़े थे जो वो पहन चुकी थी। अब आज तुम मुझे शॉपिंग पर कब लेकर जा रहे हो? रात में खाने के दौरान पूछा, जो कि होटल से मंगवाया गया था। अभी तक उसने खुद कुछ नहीं बनाया था। नई नवेली दुल्हनें किचन में काम नहीं करती। अब नाश्ता खाना सब तुम्हें ही मैनेज करना होगा, और वो तब से ही उसके नाज नखरों में लगा हुआ था। और अब ये शॉपिंग का शोशा। शादी पर तुम्हारा तो कोई खर्चा हुआ नहीं, ना कोई जेवर ना बरी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, सब अपनी पसंद से ले लूँगी, और पहली दुल्हन होंगी जो शादी के बाद अपनी बरी बनाएगी। शामी कबाब का टुकड़ा मुंह में रखते हुए वो खुद ही हंसी थी। अच्छा, कल चलते हैं, जो ज़रूरत हो ले लेना, उसने फराग दिली से कहा। ज़रूरत का नहीं, अपनी ख्वाहिश का लूँगी। उसके भी अपने नखरे थे, और अब आज जानता था कि उसके बजट का अब क्या होने वाला था। और फिर वही बात हुई। उसने तो जैसे दिल खोल कर शॉपिंग की थी, और अब हर चीज़ को बेड पर फैलाए बेहद खुश हो रही थी। देखा मेरी चॉइस, हर सूट कितना खूबसूरत है, मैचिंग जूते और हैंडबैग, इस पर ज्वेलरी। सिंगार में इसके सामने खड़ी एक एक चीज़ को वो खुद से लगा कर देख रही थी। फिर उसे ख्याल आया, सब कुछ लेकर तो आई है, पहन कर कहाँ जाएगी? अरे हमारा हनीमून। आबाद उसके लिए बर्गर लेने गया हुआ था। जब वो वापस आया तो सेहन की सीढ़ियों पर बैठकर बर्गर खाते हुए अब वो उससे हनीमून पर जाने के लिए इसरार कर रही थी। आबाद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। उसे कल से दफ्तर जाना था, और वो उसे याद दिलाकर सोया था कि सुबह वक्त पर उठ जाए, मगर वो अभी तक सो रही थी। सबा, उठ जाओ, तुमने कपड़े भी प्रेस नहीं किए। आबाद ने आकर उसका बाजू हिलाया। उफ, सुबह सुबह सारी नींद खराब कर दी। कंबल हटाकर उठ तो चुके थे, और अब बालों को दोबारा समेटकर कैचर लगा रही थी। सबा, जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगा। आबाद को उसकी सुस्त रवि पर अब गुस्सा आने लगा था। तो पहले मुझे जगा देते, अब क्या मुंह भी ना धोऊं? कहकर वो वाशरूम में जो घुसी तो वो महज दरवाजे को घूर कर रह गया। सूट तो उसने इस्त्री कर दिया था, मगर अभी नाश्ते का मरहला बाकी था। बाद में नाश्ता कैसे बनाऊं? वो किचन में खड़ी पूछ रही थी। अब ये मत कहना कि मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। अरे नहीं भाई, नई नवेली दुल्हन पहले कुछ मीठा बनाती है, फिर खाना पकाया जाता है, और मैंने तो अभी मीठा बनाया ही नहीं। यार चाय बना दो, वो भी तो मीठी होती है। लेकिन कहीं बदशगुनी ना हो जाए, महज उसे सता रही थी। रहने दो, पहले ही लेट हो चुका हूँ। वो बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ा तो वो रास्ते में हायल हो गई। क्या पहले रोज़ खफा होकर जाओगे? नहीं मेरे चांद सितारे, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी सुगर सलीका शार बीवी के होते हुए भला मुझे क्या ज़रूरत है खफा होने की? अच्छा चाय तो पी लो, साथ बिस्किट है, वो भी तो मीठे होते हैं। वो उसे खींचकर वापस लाई, और अब दोनों हंसते हुए चाय में बिस्किट डुबोकर खा रहे थे। ऐसे तुम्हारा ये मीठा हमेशा याद रहेगा, और मैं भी बड़े फ़ख्र से बताऊंगी कि मीठे में चाय बिस्किट बनाए थे। दोनों फिर से हंसने लगे थे। वो चला गया। अब सारा दिन उसे क्या काम था? थोड़ा बहुत पहलावा समेटा। खाना बनाने के बाद खुद भी तैयार होकर बैठ गई।
उसने सोचा था शाम में अम्मी के घर जाएगी, लेकिन इससे पहले ही सीमा आ गई थी। अरे तुम कैसे आई? सबा उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। सोचा आज रात को ऑफिस जाएगा और तुम अकेली होगी तो चली आई। वो उसे लेकर बेडरूम में ही आ गई। गज़ल की सुनाओ, काफ़ी दिनों से कॉल नहीं की उसने, और वो तो मेरी शादी पर मैं भी बहाना बनाकर बैठ गई थी, तबीयत ख़राब है। सबा ने नकल उतारते हुए कहा तो सीमा कुछ खामोश हो गई। एक ही घर में रहते हुए वो तो मुझसे भी नहीं मिलती, बस घर से कॉलेज फिर अकेडमी और इसके बाद अपने कमरे में बंद। खाने की मेज़ पर सामना होता है वो भी बहुत कम, ज़्यादातर तो वो अपने रूम में ही खाना मंगवा लेती है। अच्छा, इतनी पढ़ाकू कब से हो गई? मेरे साथ तो सारे पीरियड बंक कर देती थी, अब पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। छोड़ो टेंशन लेना, तुमने कौन सा कोई जॉब करनी है? सीमा ने लापरवाही से कहा तो सबा ने गौर से सीमा को देखा। सीमा कितना बदल गई थी। नया हेयर स्टाइल, जदीद तराश का बावकार सा लिबास जिसकी चमक दमक उसकी कीमत बता रही थी, नए डिज़ाइन का गोल्ड का सेट। एक धीमी सी मुस्कान ने उसे कितना दिलकश बना दिया था। तुम्हारा नेकलेस बहुत प्यारा है, उसने बेसाख्ता ही तारीफ़ कर दी थी। ये आशिर की पसंद का है, अभी कल ही उसने दिलवाया। मेरा बर्थडे था ना, तो गिफ्ट समझ लो। वो बहुत खुश लग रही थी। मैं पहन कर देख लूँ? सीमा ने हंसते हुए उतार दिया तो सबा ने पहनकर अपनी 2-3 सेल्फी बनाई, फिर उतार कर वापस कर दिया। सीमा मुरव्वत में कह तो देती कि तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, लेकिन उसका क्या भरोसा, उसने तो सच्ची कहकर ले ही लेना था। सो चुपचाप लेकर वापस पहन लिया और कुछ देर में वो जाने को तैयार हो गई थी। अरे अभी तो आई हो, जाते हुए अम्मी से भी मिलना है। दरअसल मैं और आशिर फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, यहाँ की सारी खाक छाना है। अब देखिए बाहर क्या नज़ारे हैं। वो तो हंसते हुए चली गई थी, लेकिन सबा जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई और जाने कितना वक्त बीत गया था उससे ऐसे बैठे हुए। शाम में आबाद आया और खाना खाकर उसने जी भर कर उसकी तारीफ़ की थी। साथ ममनू भी था जो आज महीने बाद घर का खाना नसीब हुआ था, वरना वो तो रोज़ पूछता, सबा कब तुम्हारा दिल भरेगा बाहर के खानों से? और वो मज़े से कहती थी, अगर चच्ची होती तो वो 1 महीना तो मेरे नाज नखरे उठाती। और वो चच्ची तो नहीं था, लेकिन नाज नखरे उसने खूब उठाए थे। चलो खाना तुमने बना दिया, अब कॉफ़ी मैं बना कर लाता हूँ। और फिर कुछ देर बातों के बाद वो तो सो गया था, लेकिन सबा को नींद नहीं आ रही थी। वो गाड़ी, साथ ड्राइवर, सोने का इतना खूबसूरत नेकलेस और फॉरेन ट्रिप जैसे उसकी जान का बवाल बन चुके थे। अगर आशिर की शादी मुझसे हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता, और मुझे देखो मेरा क्या, वही पुराना चच्ची का घर। अब्बासी एसएस में पास हो जाता तो हमारे हालात भी मुख्तलिफ होते। सेलफोन में स्क्रॉल करके वो बार बार उस नेकलेस को देख रही थी और ये मुझे एक शॉपिंग करवा कर समझ रहा था। ज़माने भर की खुशियाँ मुझे दे दी और आशिर को देखो लाखों लुटा रहा है। ऐसा क्या था सीमा में जो मुझ में नहीं था? वो सेलफोन की स्क्रीन में खुद को देखती रही, सोचती रही। बाद फिर उसने सोते हुए बात को झंझोड़ डाला। क्या हुआ? वो एकदम से उठ बैठा। हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? उफ सबा, सो जाओ यार, कहकर वो फिर लेट गया। और सबा उसे एक पल भी चैन नहीं था। वो फॉरेन ट्रिप, वो नेकलेस, वो गाड़ी। अगले रोज़ वो उससे बाकायदा खफा हो चुकी थी। वो बातें करता रहा, लेकिन सबा ने किसी बात का जवाब नहीं दिया था। फिर वो भी लातलकी से नाश्ता करके दफ्तर चला गया। उसके वापस आने तक वो अम्मी के घर पहुंच चुकी थी। उसने खाना माइक्रो में गर्म करके खाया और फिर उसे लेने चला गया। गेट ताई अम्मी ने खोला था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। सबा, तुमने बताया नहीं कि बाद आएगा, मैं कुछ एहतमाम कर लेती। पुलाव तो उन्होंने बनाया ही था, लेकिन दामाद की ये खातिर तवाज़ो करती। अब उन्हें सबा पर गुस्सा आ रहा था। मैं खाना खा कर आया हूँ और ये दामादों वाला प्रोटोकॉल मुझे नहीं दे। मैं आपका वही बेटा हूँ, मेरे लिए तकल्लुफ़ ना किया करें। सबा के लिए वो गोलगप्पे लेकर आया था। वही शॉपर उन्हें थमाया और ख़ुद उसके करीब जा बैठा। याद है तुम कहती थी तुम्हारा गुस्सा गोलगप्पे खाने से उतर जाता है? और सबा ने उसे यूँ देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज की सारी शाम एक दिलरुबा के नाम खूब घूमेंगे, डिनर करेंगे और फिर मोटर बाइक को कहीं दूर खड़ा करके लंबी वॉक करेंगे। वो उसका मूड बहाल करने को सब करने के लिए तैयार था। हालांकि दफ्तर से थका आ रहा था। उस वक्त बस दिल चाह रहा था चाय पी और मज़े से लेट जाए। मेरा वही सवाल है। वो अपनी बात पर मिसर थी। दफ्तर से छुट्टियां नहीं मिल रही, समझा करो ना, नई नई नौकरी है। लेकिन देखो जैसे ही छुट्टियां मिली, कोई भी मौसम हो हम ज़रूर जाएंगे। सब जानती हूँ। उसका मुंह फूला ही रहा। पक्का वादा। उस पर एहसान अजीम करती वो घर वापस आई थी। लेकिन भला उस सीमा का जिसने अपनी और आशिर की
पिक्स उसे सेंड की थी। उसका सुलझा हुआ सा मिजाज फिर से बिगड़ने लगा था। दूसरा धमाका सहर ने किया था। वो अपने मियाँ के साथ मरी के किसी रेस्टोरेंट में बैठी डिनर कर रही थी। अबाद ने उसे इतना गमगीन देखा तो दफ्तर से चंद रोज़ की छुट्टी लेकर मरी ले गया। कुछ सेविंग उसके पास थी, कुछ रकम उधार ली और 1 हफ्ते बाद खलास होकर घर लौट आया था। 1 हफ्ता सुकून से गुजरा था। अगले हफ्ते सबा ने फिर से 10,000 मांग लिए थे। अबाद को उस पर हैरत हुई। जानती भी थी कि अभी 1 हफ्ता कबल वो अपनी सारी सेविंग ख़त्म कर चुका था। तनख्वाह की रकम से घर चलाता या उसके शौक़ पूरे करता। क्या करना है, न चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो चुका था। अच्छा, तो अब मुझे हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब नहीं मांगा, बस पूछा है। पॉलर का चक्कर लगाना है। स्किन देखो कितनी रफ हो रही है, बिल्कुल मासियों वाला हुलिया हो चुका है। संहार मेज़ के सामने बैठी वो बाल संवार रही थी और अबाद का दिमाग बस खर्चों में उलझने लगा था। साकिब 2 हफ्ते की छुट्टी पर आ रहा था और अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो चाह रही थी उसकी शादी करवा दे ताकि उनके घर की रौनक बहाल हो। उसके लिए लड़कियां देखी जा रही थी। एक लड़की का सहर ने बताया था। वो सब आज लड़की वालों के घर जा रहे थे। सीमा भी आ चुकी थी। जब सबा रिक्शे से उतरकर किराया दे रही थी तभी वो अपनी शानदार सी गाड़ी से नीचे उतरी थी। दोनों की मुलाकात गेट के पास ही हुई। तुमने बताया नहीं, वरना मैं तुम्हें भी पिक कर लेती, सीमा ने बड़े खलूस से कहा था। वो बेदिली से मुस्कुराई। लड़की वालों के घर जाकर भी उसका मूड बहाल नहीं हुआ था। वो सब सीमा की ही गाड़ी में वापस आए थे। हालांकि वो अपना सबसे अच्छा सूट पहन कर आई थी। पॉलर में 10,000 भूंके थे, लेकिन जो चमक सीमा के चेहरे पर थी उतनी ही तारीकी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। बहरहाल लड़की सबको ही पसंद आई थी। अगले हफ्ते उन्हें रस्म के लिए जाना था और वो अबाद से नए सूट के लिए कह रही थी। तुम्हारी शादी वाले सब सूट क्या पुराने हो गए यार, इसमें से कोई भी पहन लेना। उसने तो कहकर जान छुड़ाई थी, लेकिन जान छुड़ाना इतना आसान कहाँ था। वो सब मैं पहन चुकी हूँ। और दूसरी बात यह कि मेरा माहाना जेब खर्च कितना लगा रहे हो। मुकाबिल बैठते हुए उसने आज ही सारा हिसाब करना चाहा था। अभी तुम्हारा खर्चा बाकी है? वो हैरान हुआ। बिल्कुल, तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम मेरे पास कुछ छोड़ती तो मैं देता ना। दिल में सोचते हुए उसने एक गहरा सांस भरा। 10,000 ले लिया करना, बाकी घर का सारा खर्चा मैं करूँगा। घर के अखराजात मुझे नहीं पता। 10,000 तो मेरा पॉलर का खर्चा है, बाकी के अखराजात मैं कैसे पूरे करूँगी? वो तनक कर बोली थी। सबा, मेरी जो हैसियत है उसी में तुम्हें गुजारा करना है, अब जैसे भी करो। उसने कहकर करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से जैसे कोसों दूर थी। कुछ रोज़ गुजरे तो उसे खुशखबरी मिली। उस पर भी उसका मुँह फूल गया था। इतनी जल्दी? वो जिद चो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और वो सच में बहुत खुश था। शायद आने वाला बच्चा ही उसका मिजाज बदल देता। साकिब की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। उसे एक बार फिर से कर्ज लेना पड़ा। बाकी के दिन तैयारियों में गुजर गए और शादी के बाद साकिब ने वापस जाने से इनकार कर दिया था। वो घर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब उधर ही कारोबार करने का सोच रहा था। वो चंद रोज़ मैके में गुजार कर वापस घर आ चुकी थी। अबाद उन दिनों उसका बेहद ख्याल रख रहा था। उसने मुलाजमा भी रखवा दी थी। अपना मकान किराए पर चढ़ाकर उन्होंने बेहतर इलाके में किराए का घर ले लिया था। चंद रोज़ बाद सामान शिफ्ट हुआ तो सबा को नए घर में काफ़ी चीज़ें पुरानी लग रही थी। वो बाजिद थी कि फुल साइज़ फ्रिज लेना है। जब अबाद ने नहीं माना तो उसने पुराना फ्रिज अपनी मुलाजमा को चंद हज़ार में बेच दिया था। सास का सामान वही मोहल्ले में बेच दिया। अब नए घर में उसके जहेज़ का नया फर्नीचर सजा हुआ था। सबा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? अच्छा भला फ्रिज था, 2 लोग हैं घर में, फिर क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं 70,000 खर्च करूं और नया फ्रिज लेकर आऊं? इससे पहले ही उस पर इतना गुस्सा आ रहा था। उसकी तनख्वाह में चंद हज़ार का इजाफा क्या हुआ था। सबा ने उसे बिल्कुल ही रईस समझ लिया था। अब तुम इस हालत में मेरे साथ ऐसे लहजे में बात करोगे? वो बेदू ज़बान दराजी पर उतर आई थी और फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि पहले उसका बीपी हाई हुआ, फिर तबीयत ख़राब हो गई। आधी रात को उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर की बातें भी उसे ही सुनना पड़ी। अगले रोज़ उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था। 2 रोज़ के बाद घर में नया फ्रिज आ गया तो अब उसे LED के हॉल उठने लगे थे। मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा भला कलर टीवी था, क्यों बेचा तुमने? अब टीवी का कौन सा ज़माना है? उन बच्चों को बाखैरियत दुनिया में आ जाने दो। कुछ सेविंग है मेरे पास जो मैंने अच्छे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखी है। अब्बा ने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़े थे। अच्छे बुरे वक्त? वो इतना खफा थी, खाना भी नहीं बना रही थी। वो बेचारा खुद सारे काम कर रहा था और अब उसने बेबी शॉपिंग के लिए कुछ रकम थमाई थी जो उसने वैसे ही वापस कर दी थी। इतने से पैसों में तुम खुद ही ले आओ जाकर। और अबाद ने वो रकम वापस जेब में रखी और चला आया था। वहाँ उसने गज़ल की गाड़ी को गुजरते देखा जो दूर से ही उसे देख रही थी और फिर बेसाख्ता देखती ही चली गई थी। क्या था जो मैं भी इस अमीर शहजादी से शादी करता और मज़े में ज़िंदगी गुजारता।
चलते हुए उसने सोचा और फिर बेसाख्ता कानों को हाथ लगाए। अमीर शहजादी की जगह जंगली बिल्ली का ख्याल आ गया था। उसके लाए शॉपिंग बैग को उसने खोल कर भी नहीं देखा था। जानती थी कैसी चीज़ें होंगी। सीमा का बेटा हुआ था, वो कुछ देर के लिए गई थी, और जो उसके बच्चे की चीज़ें देख कर आई थी वैसा सब तो कभी भी उसके बच्चों का नहीं हो सकता था। इन्हीं सोचों का नतीजा था जो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। 2 बच्चे थे, ऑपरेशन करना पड़ा, लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ था, लेकिन बच्चे और माँ ठीक थी, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। और फिर 2 बच्चों की जिम्मेदारी में चंद रोज़ के लिए वो सब फरामोश कर चुकी थी। कुछ रोज़ के लिए फहमीदा बेगम आई थी, फिर वो चली गई। उनके सामने तो सब नॉर्मल ही रहा, लेकिन उसका एहसास कम थे, उसे किसी तौर पर चैन नहीं लेने देता था। ये शॉपिंग की थी तुमने बच्चों की, 2 बेबी कंबल, उन्हीं को धुलवा कर फिर लपेटा है। तो जब साथ चलने को कह रहा था तो तुम खुद ही नहीं जा रही थी। वो बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ था। एक बच्चा है सीमा का, और तुम उसकी शॉपिंग देखते तो दंग रह जाते। 10 तो बेबी ब्लैंकेट लिए थे उसने, और बाकी चीज़ों का बस तुम तसव्वुर ही कर सकते हो। तुम्हारी ख्वाहिशों की कोई हद है? वो तंग आकर बोला। और तुमने कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर दी? वो लड़ने को तैयार थी और अबाद इस कंडीशन में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था। वो उठकर बाहर निकल गया। उसका दिल चाह रहा था किसी तन्हा वैरान गोशे में बैठकर तहम्मुल से सोचे कि बात अगर बर्गर शवारमे तक नहीं रही थी, बात उसकी हैसियत से बहुत बढ़ चुकी थी। वो कैसे उसकी वो ख्वाहिशात पूरी कर सकता था जिसके लिए लाखों भी कम थे। अभी 2 बच्चों की खुशी में वो उसे आईफोन मांग रही थी, और फिर उसने एक कलीग से उधार लेकर 1.5 लाख का आईफोन ले कर दिया। बैंक से लोन अलग ले चुका था। आखिर कितना कर्जदार होगा वो? कर्ज की भी तो एक हद थी, और इतना कर्ज वो कैसे उतारेगा? अपना घर कैसे चलाएगा? वो बहुत प्यार करता था सबा से, लेकिन वो मुकाबलाबाजी में इतना आगे जा चुकी थी कि अपनी चादर उसे नज़र ही नहीं आ रही थी कि वो तो तन से भी उतरती जा रही थी। तो मैं क्या करूं? खुद से सवाल करता बेबस हो चुका था। जिस रोज़ गाड़ी के लिए झगड़ा हुआ, उस रोज़ उसने भी कह दिया था। वो बच्चों को साथ लेकर मैके जा रही थी, अब आज उसके लिए टैक्सी लेकर आया था। यही मेरी हैसियत और इतनी ही औकात है मेरी, तो जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो वापस मत आना। अब आज तुम सोच समझ कर फैसला करना, जो भी हो। उसने भी दिल को कठोर कर लिया था और उसे दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया था। और उस बेवकूफ़ ने क्या फ़ैसला करना था? वो तो 2 बच्चों को लेकर जैसे ही घर में दाखिल हुई, बच्चे उसने बेड पर लिटाए नहीं थे, बल्कि पटखे थे जिस पर दोनों ने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया था। सबा, ये क्या बदतमीज़ी है? फहमीदा बेगम के तो जैसे दिल पर हाथ पड़ा था। तलाक दे दिया आपके दामाद ने, मुझे फारिग कर दिया है। बस अब कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाऊंगी। सुर्ख चेहरे के साथ वो आवाज़ चिल्ला रही थी। कमरे में दाखिल हुए अब्बा तो वहीं दहलीज पर ही साकित रह गए थे। फहमीदा ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा था। क्या बकवास कर रही हो? मेरे लिए आपको वो कंगला ही मिला था। क्या दिया है उसने साल भर में मुझे, जो मेरे खराजात से तंग पड़ गया? एक भी ख्वाहिश जो मेरे दिल की पूरी की हो। सब अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार है। कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए मैं ही मिली थी। रिश्ते तो बचा लिए ना आपने, चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो हो। मरियम उसके लिए पानी लेकर आई थी। अम्मा को भी हौसला दिया था। बाद में साकी भी चला आया था। रात तक सहर और सीमा भी पहुंच गई तो अब अच्छी खासी पंचायत इकट्ठी हो चुकी थी। अब्बा तो उस वक्त से कमरे में बंद थे। घर में आज किसी ने खाना बनाया था ना खाया था। मैं अभी अबाद से बात करती हूँ। सीमा ने अपना फ़ोन निकाला। खबरदार, जो तुमने उससे बात की, ऐसी कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ मैं कि तुम उसकी मिन्नतें करो। अगर किसी ने भी उससे बात की या मिलने की कोशिश की तो अपने बच्चों को भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। वो ज़ियानी अंदाज में चिल्लाई थी। अम्मा ने सबको ही मना कर दिया था। रात सीमा और सहर वहीं रुक गई थी। मरियम ने सबको खाने पर आमादा किया था। रात तो जैसे तैसे कट गई। दिन भी निकल आया, लेकिन एक बंदा रात ऐसा सोया कि फिर दिन चढ़े तक भी नहीं उठा। अगले रोज़ उसके अब्बा की डेथ हो गई थी, और रात तक जो सबकी आंखों में उसके लिए रहम था, हमदर्दी थी, अब उसकी जगह मलामत और नफ़रत ने ले ली थी। उसके बाप ने जाने कैसा सदमा लिया था। असल में भतीजे पर मान और भरोसा भी तो बहुत था। अब आज जनाजे में शिरकत के लिए आया तो साकिब ने उसे अब्बा का मुंह नहीं देखने दिया था। तुम हो कातिल मेरे अब्बा के। रंधी हुई आवाज़ में उसने महज इतना ही कहा था। वो आखिरी सफ़ में जनाजा पढ़कर वापस चला आया था। सबा उसके साथ इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती थी? उसने सीमा को कॉल की थी। मेरा यकीन करो, मैंने सबा को तलाक नहीं दी। अब तुम जानो। और सबा, हमारा बाप तो इसी सदमे से मर गया ना। उसने फ़ोन ही बंद कर दिया था। मरियम ने जैसे सबसे नज़रें चुराए फिरती थी। अभी चंद हफ्ते हुए थे उसकी शादी को कि नंद को तलाक हो गई थी और ससुर का इंतकाल हो गया था। जाने क्यों सब उसे चुभती हुई नज़रों से देखने लगे थे और उसे सबा चुभने लगी थी, जिसने आते ही उसकी ज़िंदगी के सतरंगी कैनवस पर स्याह रंग बिखेर दिया था। साकिब उन दिनों किस कदर चिड़चिड़ा और नढाल सा लगता था। अजीब मर्दनी सी पूरे घर पर छाई हुई थी। वो सब तो
फिर बच्चों से दिल बहला लेती, मगर उसे सबकी दिलजोई के साथ घर के काम, मेहमानों की तवाज़ो भी करना पड़ रही थी। ऊपर से उनका हनीमून भी कैंसिल हो गया था। मरियम को तो सबा की शक्ल देखते ही गुस्सा आने लगता था। उसने तो इकलौते बेटे से शादी इसलिए की थी कि मज़े से ससुराल में राज करती, मगर अब जो माँ बेटी एक तरफ थी तो वो खुद को कमज़ोर तसव्वुर करने लगी थी। ये क्या, चाय का रंग इतना काला कर देती हो? ऐसा बदमज़ा नाश्ता अम्मी आप कैसे खा लेती हैं? ये जले हुए पराठे। अभी मरियम ने नाश्ता लाकर रखा ही था कि सबा के एतराज़ात शुरू हो चुके थे। मरियम ने पानी का जग मेज़ पर रखा और तीखी नज़रों से उसे घूरा। तो आपको जैसी चाय पसंद है आप वैसी बना लें। और सबा, जो शायद ये सुनने की मतमनी थी कि मैं और बना कर ले आती हूँ, हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। और जो सबकी का एहसास हुआ वो अलग। सफाई मैं करवा लूँगी, बर्तन धोकर किचन की सफाई आज से आपकी जिम्मेदारी है। अब जब क्या आपको मुस्तकिल यही रहना है तो यूँ मेहमानों की तरह तो नहीं रह सकती ना, कहकर उसने तायद तलब नज़रों से सास की सिम देखा था। अब वो क्या कहती, लेकिन जिस तरह सबा ने उन्हें देखा तो उनके मुँह से निकल ही गया, बेटा अभी वो सदमे में है। हाँ तो कोई काम वाम करे, दिल भी बहल जाएगा। ऐसे फारिग रहने से तो और बीमार हो जाएगी। अपना चाय का कप उठाया, मशवरा दिया और चली गई। अम्मी अभी से कंट्रोल कर लें, कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है। अच्छा जाओ बच्चों को देखो, उठ गए हैं शायद। वो कुछ सोचते हुए घूंट घूंट चाय पी रही थी। सारा दिन अजीब बेचैनी में ही गुजरा था। रात में सीमा की कॉल आई थी। उसने सुना तो साफ मना कर दिया था। अम्मी कोई ज़रूरत नहीं सबा की लगाई बुझाई में आकर अपने घर का माहौल ख़राब करने की। आप बिल्कुल इस घरेलू सियासत में उसका साथ नहीं देंगी। उनका अपना भी यही ख्याल था कि घर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, लेकिन सबा ने सोच लिया था कि वो उसकी बदतमीज़ियाँ साकिब को ज़रूर बताएगी। और फिर बच्चों की कहीं ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म थी। महीना भर से वो खुद से ही खर्च कर रही थी, लेकिन अब उसे साकिब को बावर करवाना था कि ये बच्चे उसकी जिम्मेदारी हैं। और मरियम तो पहले से ही उसकी ब्रेन वॉशिंग कर चुकी थी। एक बार आपने कर दिया तो समझ लें, बस फिर उम्र भर ये जिम्मेदारियां आपको तमगे की तरह मिल जाएंगी। और फिर बच्चों का बाप जिंदा उठाए अपनी जिम्मेदारी, आपको खर्चे का दावा करना चाहिए। सबा का हाथ दरवाजे पर था। वो रुक गई कि भाई कुछ कहेगा, लेकिन अंदर की खामोशी ने उसके अपने अंदर तूफान बर्पा कर दिया था। एक दिल चाह रहा था अंदर जाए, फिर वापस अपने कमरे में चली आई। दिलो दिमाग किसी तौर पर पुरसुकून नहीं हो रहे थे। वहाँ बात से तो खूब लड़ झगड़ लेती थी, मगर यहाँ सामने अपना भाई था, फिर भी ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। ये शॉपिंग किया तुमने बच्चों की? उसके लाए सामान को किस कदर हकारत से देखा था, फिर झगड़ा भी किया। और अब उसके बच्चों के लिए ये सब कौन लेकर आएगा? काट में सोए बच्चों को देखा तो एहसास ज़िया बढ़ने लगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। पहले मरियम ने सबा का नाश्ता बनाना छोड़ा था, फिर मशीन से उसके कपड़े अलग कर दिए थे। आपको मेरे धुले हुए पसंद नहीं आते तो खुद धो लें। एक रोज़ पहले उसने कहा था भिंडी गोश्त बना लो। उसका बहुत दिल चाह रहा था भिंडी गोश्त खाने को, लेकिन मरियम ने जानबूझकर करेले गोश्त बना लिया और उससे कहा साकिब कहकर गया था करेले गोश्त बनाना। ऐसे ही हर बात में वो उसकी मुखालफत करती थी। ये उसका घर था, उसकी राजधानी। यहाँ हुक्म भी उसी का चलता था और ख्वाहिशें भी उसी की पूरी की जाती थी। उसकी माँ तो अब्बा की वफ़ात के बाद किसी माजूल मलका की तरह बस एक कोने में पड़ी रहती थी, ऐसे जैसे अब्बा के बाद उनका दिल दुनिया से ही उचाट हो चुका था। उसने सीमा को कॉल की तो वो भी उसे ही समझाने लगी, सबा अम्मी का ख्याल रखा करो, तुम्हारे और मरियम की वजह से बहुत परेशान रहती हैं वो। तुमने घर का माहौल क्या बना रखा है? मैंने क्या किया है? वो खुद ही मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करती। सबा ने वजाहत करना चाही थी, लेकिन सीमा की नसीहतों पर झुंझलाकर फ़ोन ही बंद कर दिया था। कुछ अरसा ऐसा ही चलता रहा। फिर मरियम की बेटी हुई तो ऐसा लगा जैसे घर में पहला बच्चा आया हो। साकिब जिस तरह अपनी बेटी के नाज उठाता था, उसके बच्चे तो महज दूर से ही देखते थे। हर चीज़, हर खिलौना आयज़ा का था। उसके बच्चों की तो महज ज़रूरतें पूरी की जाती थी, कभी किसी की उतरन तो कभी किसी की खैरात। वो ख्वाहिशें कहाँ थी जिसके लिए उसने घर छोड़ा था? जुलाई का महीना था, इतनी गर्मी, घुटन और हब्स थी, लेकिन एसी से मरियम के कमरे में चलता था। वो बच्चों को दिन में कहीं बार नहलाती, बार की लोड शेडिंग में उसे रात भर जाकर पंखा झलना पड़ता था। 1.5 साल के अरसे में बाद ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। वो तो कभी बच्चों से भी मिलने नहीं आया था। वो खुद को आईने में देखती तो हैरान रह जाती थी। इतनी रफ स्किन, बिखरे बाल, लिबास का रंग अच्छा था क्योंकि सीमा का था। वो अपने पहने हुए कपड़े यहाँ उसके लिए छोड़ जाती थी। सारा दिन बच्चों की लड़ाइयाँ भुगताने में गुजर जाता था। बच्चे कोई खिलौना लेते तो आयज़ा चीखने लगती थी और मरियम छीनकर वापस ले जाती। कभी कभार तो एक हाथ भी छोड़ देती। बच्चों को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेती तो सबा का दिल कितना दुखता था। आज भी साकिब
तोते लेकर आया था। राफे और वासे पिंजरे के गिर्द भागते खुश हो रहे थे। रात आयजा अपने कमरे में ले गए तो उन्होंने जिद शुरू कर दी थी। मम्मा तोता, एक बार वासे कहता, दूसरी बार राफे। सबा के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हुआ तो खुद बैठकर रोने लगी थी। अच्छा मैं ला देती हूँ, फहमीदा ने साकिब को आवाज़ दी तो वो तोते छोड़ गया तो आयजा चिल्लाने लगी थी। 2-4 मिनट ही गुजरे थे कि मरियम आकर ले गई थी। आयजा बहुत ज़िद कर रही है। अक्सर ऐसा ही होता था। साकिब कहता तो था आयजा भाई को भी दो, लेकिन कभी उसके बच्चों के लिए अलग से कुछ नहीं लाता था। मम्मा तोता, राफे बामुश्किल सोया था, लेकिन वासे आंसुओं के साथ रोते हुए बस तोता तोता कह रहा था कि कुछ नहीं बन पड़ा तो उसने एक थप्पड़ लगा दिया। नानो मम्मा माला जाकर नानो की गोद में बैठ गया था, फिर वही रोते रोते सो गया और अब सोते में भी उसके रुखसार गीले थे। सबा को अब एहसास हो रहा था कि उसने बच्चों के सर से बाप का साया छीनकर कितनी बड़ी गलती की थी। बाप के जैसी निगाह से कोई नहीं देखता, चाहे बज़ाहिर जितना भी प्यार कर ले। वो खुद भी रोने लगी थी। उसे अपने अब्बा भी याद आ रहे थे। ना वो आकर वाहवेला मचाती, ना उसका बाप इतनी टेंशन लेता, और अब बाद उसके साथ भी बहुत ज़्यादती की थी। ये उसे अगले रोज़ की बात थी। पता नहीं राफे ने कहाँ से तिनका लिया था। अचानक वॉकर में भागती हुई आयजा आ गई तो गोल गोल घूमता तिनका उसकी आंख में जा लगा। वो ऐसे तड़प कर रोई थी, सारा घर इकट्ठा हो गया। मरियम ने आयजा को उठाते हुए राफे को 2 थप्पड़ लगाए थे। हर वक्त उसके ही पीछे पड़े रहते हो, और माँ इतनी गाफिल के बच्चों का होश ही नहीं होता। बुड़बुड़ाते हुए उसने साकिब को कॉल की। वो भी घर आ गया था। वो मरियम के साथ आयजा को हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, और ऑपरेशन की बात सुनकर मरियम को जैसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। बस बहुत हो गया, अब या तो इस घर में मैं रहूँगी या सबा और उसके बच्चे। अभी तो आंख फोड़ी है, कल को सर फाड़ देंगे। सारा दिन कैसे मैं इसे छुपा कर रखती हूँ। कभी कोई खिलौना उसे मार देते, कभी वॉकर से गिरा देते। इतनी सी बच्ची का ऑपरेशन, आंख भी ज़ाया हो सकती थी। बस मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकती। सारी तकलीफ़ तो मेरी बच्ची के हिस्से में आई है। साकिब खुद बेहद परेशान था। उसे याद था वो दिन जब मरियम के उकसाने पर खर्चे का दावा करने वो आबाद के पास गया था, और जो इनकशाफात उसने किए थे उसका दिल सबा से बेहद बदगुमान हो गया था। घर को तोड़ने में सारा कसूर से सबा का ही लग रहा था, और फिर घर टूटा ही कब था। आबाद ने कहा था कि उसने तलाक नहीं दी, उसे आना है तो वो आ सकती है, लेकिन ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर उसे खुद एहसास हो। और अब इतने अरसे में जब उसे खुद एहसास नहीं हुआ था तो वो कैसे उसे घर से जाने के लिए कह सकता था। दूसरी तरफ उसकी बीवी और बेटी उससे दूर थी। उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। मरियम को गए 1 हफ्ता हो चुका था। सबा साकिब का हर काम कर रही थी, नाश्ता, खाना, कपड़े, लेकिन फिर भी वो उससे बात नहीं कर रहा था। वो दिन में चुपके चुपके कहीं बाहर रोती थी। आज इतने अरसे बाद गज़ल आई थी। वो तो उसे देखकर हैरान ही रह गई थी, क्योंकि शादी से पहले जो गज़ल की जानिब से एक सर्द मोहरी सी कायम हुई थी, उसने फिर सबा को भी पीछे हटा दिया था। फहमीदा उस वक्त घर में नहीं थी। दोनों बच्चे अभी कुछ देर कबल ही सोए थे और वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में चली आई थी। बैठो सबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसका अंदाज़ ही ऐसा था। सबा खामोशी से बैठ गई थी। तुमने बात को कॉल करके क्या कहा है? अब वो उससे पूछ रही थी। सबा खामोशी से लब चबाने लगी, लेकिन गज़ल मुंतज़िर थी। मैंने उसे कहा है कि अपने बच्चे ले जाओ, मैं उन्हें नहीं पाल सकती, वो खुद ही पाले। उसने 1.5 साल बाद आबाद को कॉल की थी, महज ये कहने के लिए कि अपने बच्चे ले जाओ। अपने बारे में उसने सोचा था किसी वुमेन हॉस्टल में चली जाएगी और नौकरी कर लेगी। अगर यही तुम्हारा फ़ैसला तो अब मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा। जानती हूँ मैं हमेशा से ये बात को पसंद करती थी, तो मैं आशिर के लिए पसंद करने में भी मेरी अपनी गर्ज थी। मैं आबाद से शादी करना चाहती थी। आजकल एक ही दफ्तर में जॉब करते हैं। 1.5 साल के अरसे में मैंने 3 बार उसे कहा कि मैं अब भी तुम्हारा साथ चाहती हूँ, लेकिन उसने खूबसूरती से बात बदल दी। लेकिन कल उसने मुझे खुद कॉल किए। वो कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों को भी कबूल कर लो तो मुझे तुम्हारा साथ कबूल है। बस मैं अपने दिल की तसल्ली करना चाह रही थी कि तुम अपनी मर्ज़ी से बच्चे उसकी कस्टडी में दे रही हो ना। एक ट्रेन थी जो उसके ऊपर से जन करके गुजरती जा रही थी। मुझे खाइन मत समझना, मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं थी। वो अपनी सुनाकर चली भी गई, और वो ऐसे थी जैसे कोई बेजान बुत हो। उसके दिमाग में जैसे धमाके से हो रहे थे। गज़ल आबाद को पसंद करती थी, और आबाद ये बात जानता था। इतनी खूबसूरत वेल एजुकेटेड लड़की उसकी दस्तरस में थी। वो चाहता तो एक झटके में उससे जुड़ा ताल्लुक़ तोड़कर अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वो तो उस लड़की से मोहब्बत करता था जो गोलगप्पों की एक प्लेट पर मान जाया करती थी। और मैंने आशिर के लिए उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। वो आशिर जिसने मेरी सिमत कभी एक निगाह गलत भी ना डाली थी, जो मेरी बहन को पसंद करता था, तो किस जाम में अपना बसा बसाया घर ख़राब किया मैंने। उसकी तलाक का सुनकर एक रिश्ता करवाने वाली खाला आई थी। उसके भी 2-4 रिश्ते। कोई रंडवा था, कोई 4-5 बच्चों का बाप था, जिसकी पहली डिमांड ये होती थी कि वो लड़की के बच्चों को कबूल नहीं करेंगे। सबा बच्चे रो रहे हैं कब से, तुम्हें आवाज़ें नहीं आ रही?
अम्मा जाने कब आई थी और अब उसका शाना हिलाते हुए आवाज़ें दे रही थी। उसने चौंक कर अम्मा को देखा। अम्मा, साकिब से कहना सबा चली गई है। वो जाकर मरियम और आयज़ा को ले आए। फहमीदा को हैरान परेशान छोड़कर वो अपने और बच्चों के कपड़े समेटने लगी थी। सबा, क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो? वो बुलाई हुई सी पीछे आए। अपने घर, जो मेरे शौहर का घर है, जिस घर की बिला शिरकत गैर मैं मलका थी, जो मेरी राजधानी थी। मैंने अपना नाम नेहाद अना की खातिर खुद को और बच्चों को इतना अरसा अजियत में रखा और आबाद को भी। उसने मुझे तलाक नहीं दी थी। मैंने झूठ कहा था आपसे, फिर हालात ऐसे हो गए कि मैं चाहते हुए भी अपनी बात से मुकर नहीं सकी। अब कोई सवाल ना करें और मुझे जाने दे। एक शॉपर था, 2 बच्चे थे। उसने उजरत में उठाए और घर से निकल आए। गली के नुक्कड़ पर आकर उसने टैक्सी ली थी। फिर याद आया जाना कहाँ था। किराए का घर तो वो छोड़ चुका होगा, तो उसने पुराने घर का ही एड्रेस बता दिया था और उसका ये फ़ैसला ठीक ही था। घर में कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ और मरम्मत करवाई गई थी। ताज़ा पेंट हुआ था। बाहर एक सेकंड हैंड गाड़ी भी खड़ी थी। तो ये सब उसने अपनी शादी के लिए करवाया था। सोचकर उसका जैसे दम घुटने लगा था। वो अंदर आई। दरवाज़ा खुला था। वैसे भी उनके पुराने मोहल्ले में दरवाज़ा बंद रखने का रवाज नहीं था। लाउंज में आकर बच्चों को उतारा तो वो भागने दौड़ने लगे। बाद किचन में कुछ पका रहा था। आवाज़ें सुनकर बाहर झांका तो सामने ही वो खड़ी थी। लम्हे जैसे जामिद हुए थे। कुछ पल यूं ही गुजर गए। फिर आबाद का अंदाज इस्तफामिया हो गया, मगर वो खड़ी ही रही, नज़रें झुकाए, कुछ कहने ना कहने की कश्मकश में मुब्तला। आओ बैठो। आबाद ने उसकी मुश्किल आसान की। अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था, वरना पहले लम्हे तो उसे वहम का ही गुमान हुआ था। बारी बारी उसने दोनों बच्चों को उठाकर प्यार किया था। बच्चे आगे से मुंह बसूर रहे थे। कुछ देर में उनकी दिलचस्पी ख़त्म हुई तो वो रोने लगे। सबा ने जाकर किचन में झांका। चिकन कढ़ाई दम पर रखी थी। रायता तैयार था। वो साथ सलाद काटने लगी और बच्चों का बाजा था कि बजे ही जा रहा था। आबाद उन्हें लेकर बाहर चला गया। आधे घंटे बाद उसकी वापसी हुई तो अब बच्चे खुश थे। उनके हाथ में खिलौनों और स्नैक्स के शॉपर थे। सबा की आंखें नमकीन पानियों से भर गई। ऐसे लाड भला बाप के सिवा कौन उठा सकता था? उसे घर छोड़ने से कबल बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आया था? लेकिन आज बच्चों को खुश देखकर लग रहा था जैसे आज ही उसे रिश्तों का असल मफ़हूम समझ में आया था। रोटियां ले आया हूँ, खाना लगा दो। अबाद ने किचन में झांका तो उसे आंसू बहाते देखकर अंदर चला आया था। वैसे मैंने सोचा था कि तुमसे बात नहीं करूँगा, खूब सताऊँगा, लेकिन तुमने तो पहले ही लम्हे में मुझे चत कर दिया है। उसके आंसू साफ करता मसनूही बेचारगी से कह रहा था। वो मज़ीद रोते हुए उससे लिपट गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। बस बुरी कहने से काम नहीं चलेगा। जालिम, बेवफा, संग दिल और भी बहुत कुछ हो। अब वो खफा हो रहा था। बेवफाई तो तुम करने जा रहे थे। क्या तुम गज़ल से शादी कर रहे हो? उसे अचानक याद आया था और अब वो उसे बस घूरे जा रही थी। अब वो इतना इसरार कर रही थी तो मैं फिर क्या करता? वो सताने से बाज नहीं आ रहा था। सबा ने वहीं बैठकर खूब ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया था। अरे यार, उसके डैड ने वहीं इंग्लैंड में उसके लिए कोई नमूना पसंद किया। कह रही थी अब शादी के बाद मुस्तकिल वहीं सेटल हो जाएगी। तो मैंने कहा जाते जाते अपनी इस मस्कीन से दोस्त के साथ एक नेकी कर जाओ। उसके बराबर उल्टी कुर्सी रख कर बैठा। अब कानों को हाथ लगा रहा था। तो ये तुम्हारा प्लान था? हाँ, और मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी, इसीलिए तो ऑफिस से भी हाफ डे लिया, घर की सफाई की, खाना भी बनाया और तो और दरवाज़ा भी खुला रखा। सबा के लब मुस्कुराने लगे। आंखों में भी नमी थी। हमेशा ऐसे ही रहना, सफाई करने वाला और खाना बनाने वाला, उसने मसनूई खफकी से कहा। तो सबा की हंसी का जलतरंग बिखर गया। नहीं, मोहब्बत करने वाला। वो आसूदगी से मुस्कुराई और खाना बर्तनों में निकालने लगी। उसने जान लिया था ज़िंदगी के सारे रंग रिश्तों की खूबसूरती में और खुलूस इत्मीनान से बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं थी। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नावल में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।